चैप्टर 61 से 70 तक। अंजलि का चेहरा लाल हो गया था। अक्षत ने बात ही ऐसी की थी। उसने तो अंजलि को अपना गर्लफ्रेंड बनने को कहा दिया था और ऊपर से सारा कुछ अंजलि पर ही डाल दिया था कि वही इसे पसंद करती है। अब तो अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ में उसके गाल शर्म से लाल भी पड़ गए थे। अंजलि अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग से निकालकर उस पर तान लेती है। उसकी तलवार अक्षत के गर्दन से बस 3 इंच की दूरी पर था। अक्षत तो उसके ऐसा करते ही डर जाता है। उसकी तो डर से दिल ही बाहर आने वाला था। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। बाल बाल वो बच गया था। वो अब अंजलि से डर रहा था। डर क्या, उसकी तो गला ही सूख गया था। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। फिर अंजलि कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? अक्षत घबराते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो, गांधी जी ने कहा था हिंसा के रास्ते पर चलो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अंजलि कहती है, अब ये गांधी जी कौन है? अक्षत के मुंह से ये तो डर की वजह से गलती से निकल गया था। वो तो भूल ही गया था कि वो एक दूसरी दुनिया में है। वो कहता है, वो कोई महान पुरुष थे। अक्षत के दिमाग में यही चल रहा था कि ये लड़की उसका प्यार पाने के लिए अब मारपीट पर उतर आई है, जो कि प्यार में नहीं होना चाहिए। प्यार कभी हिंसा से सहारे नहीं मिलने वाला, इससे तो वो और ही अपना नुकसान कर लेगी। अंजलि अपनी तलवार उसके गर्दन से टच कराकर कहती है, तुम ये फालतू की क्या बकवास कर रहे हो? अक्षत कहता है, बकवास क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और मेरे पीछे इसलिए ही नहीं आए हो। अंजलि कहती है, तुमसे प्यार? मैं क्या तुम्हें इस टाइप की लड़की लगती हूँ कि बिना किसी को जाने उससे प्यार कर लूंगी? और भला मैं तुम्हें क्यों करने लगी? तुमसे भी कई हैंडसम लड़के हैं जो मुझे पसंद करते हैं। अक्षत को अब समझ आता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। ये लड़की उसके प्यार के पागल नहीं है, ये तो उसका पीछा किसी और ही वजह से कर रही है। भला जंगली शेरनी को किससे प्यार हो सकता है? अंजलि कहती है, अपना कल्टीवेशन लेवल बताओ, मैं तुम्हारी पावर जानना चाहती हूँ। अक्षत का चेहरा लाल हो जाता है। अभी अभी तो वो इस दुख से उभरा था कि उसकी 0 कल्टीवेशन है, लेकिन इस लड़की ने ये पूछकर फिर से याद दिला दिया। कोई उसकी खुशी देखना ही नहीं चाहता है, सभी बस उसका मजाक ही बना रहे हैं, और ये लड़की तो उसके जले पर नमक छिड़क रही है। ऐसा अक्षत सोच रहा था। अक्षत कहता है, क्या तुमने नहीं देखा था कि मेरी कल्टीवेशन क्या है? मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरी कल्टीवेशन पावर 0 है। ये कहते हुए अक्षत अपने आप को देख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो इस बात के याद आने से काफ़ी दुखी था। अंजलि उसका चेहरा देख सोचती है, वाह क्या नाटक कर रहा है। मुझे पता है तुम्हारे ही कारण वह शक्ति स्टोन टूट गई थी। मेरे भाई की कल्टीवेशन मार्शल लेवल 8 ही है मेरे बराबर, तो उसके पावर से ऐसा हो पाना नामुमकिन है, और उससे पहले तो तुम ही गए थे, जिससे शक तो तुम पर ही जाता है। लेकिन मैं ऐसे सीधे रिजल्ट पर नहीं आ सकती हूँ। अंजलि अपनी आंखों से उसे डराते हुए कहती है, सच सच बोलो कि तुम्हारी पावर कितनी है? अक्षत डरा हुआ तो था ही। वो सोचता है पावर ही तो नहीं है मेरे पास, भला 0 कल्टीवेशन वाले के पास क्या ही पावर होगी। अक्षत कहता है, तुमने तो देखा ही था, तो फिर ये पूछकर मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत किया था। मैं पूरे 1 हफ्ते से अपने दिमाग को सोकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। इसमें मुझे बहुत ही मेहनत लग गई, लेकिन तब भी मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुई। ये सुनकर अंजलि उसे ऐसे देख रही थी कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो सोच रही थी, मतलब सोने में भी मेहनत करना पड़ता है, और ये बता कैसे रहा जैसे मानो कि इसने बहुत ही अवार्ड जीतने लायक मेहनत किया हो। कहीं ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? अंजलि अजीब तरह से हंसते हुए कहती है, बेइज्जती कर रही हूँ? बेइज्जती तो तुम हम सब की कर रहे हो। आज तुम्हारे वजह से शक्ति स्टोन टूट गया, उसे तोड़ने वाले तुम ही हो ना? अक्षत अब अपना सिर खुजाने लगता है। वो सोचता है, क्या मैंने शक्ति स्टोन को तोड़ दिया था? पर मैंने तो सिर्फ उस पर हाथ रखा था। हाथ रखने से वो कैसे टूट सकती है? क्या वह शक्ति स्टोन इतना कमजोर था? लेकिन जब मैं वहां था तब तो नहीं टूटा था। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है? वो अंजलि को देखता है, जिसके चेहरे पर काफी गंभीरता झलक रही थी, और उसे ही देख रही थी। अक्षत सोचने लगता है, ओह मैं समझ गया, ये मुझसे उसका कंपनसेशन मांगने आई है। उस स्टोन की कीमत कितनी होगी? जहां तक सुना है कि वो लाखों सिक्कों की होती है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। हे भगवान, क्या मैं अब गरीब हो जाऊंगा? अरे मुझ पर कुछ तो दया किया होता। एक तो 0 कल्टीवेशन, ऊपर से भिखारी बना रहे हो। गरीब होने का सोचकर ही अक्षत के अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। बेचारे ने अभी जल्द ही 1 लाख सोने के सिक्के कमाए थे, वो सब अब जाने वाले थे। वो कहता है, देखो मेरे पास अभी 1000 ही सिक्के हैं, तो बाकी का भुगतान मैं अपने घर चलकर करूंगा। भुगतान? किस चीज का भुगतान? अंजलि कहती है, तुम किसकी भुगतान करने की बात कर रहे हो? अक्षत कहता है, अरे तुम शक्ति स्टोन की भुगतान के लिए ही तो मेरे पास आए हो। तुम्हें शक्ति स्टोन की कीमत चाहिए था ना? अक्षत ने अब अपने बैग में से वो थैली निकालता है जिसमें 1000 सिक्के थे। उसका चेहरा गिर गया था। उसे अब अपार दुख हो रहा था। उसके ये पैसे पास आकर फिर से जा रहे थे। उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो अब फिर से जा रही थी।
अंजलि ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो सोचती है क्या मैं इसे कोई राह चलती गुंडी दिखाई दे रही हूँ जो उधार के पैसे और भुगतान के लिए ये सब करती है, और मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा तो हमारे नौकर रखते हैं पैसे। वो अक्षत का चेहरा देखती है जो काफ़ी मायूस लग रहा था। उसने अपने एक हाथ से वो छोटी थैली उसके आगे कर रखी थी। अंजलि सोचती है ये तो नाटक करने में बहुत ही माहिर है, सब जानते हुए भी ऐसे अनजान बन रहा है कि जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। अंजलि गुस्से से कहती है क्या मैं तुम्हें इस टाइप की लड़की लगती हूँ कि चंद पैसों के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ जाऊंगी? मैं एक बड़े फैमिली से हूँ, अपने पैसे अपने पास रखो। अक्षत अब अजीब सा चेहरा बना लेता है, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आया ही। वो कहता है क्या इसके लिए नहीं तो फिर क्यों आए हो? वो अब अंजलि की नज़र देखता है जो उसके शरीर पर ही थी। अंजलि अक्षत के एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अक्षत के बॉडी से कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही थी। वो अक्षत के करीब आने लगती है। अक्षत पीछे होते हुए अपने आप को ढकने लगता है। वो कहता है देखो मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरे प्यार करने वालों का ही हक है और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये सुनकर तो अंजलि का चेहरा लाल हो जाता है। मतलब हद है, ये अपने आप को ऐसे ढक रहा है जैसे कि मैं इसकी इज्जत लूटने वाली हूँ। अंजलि का तो अब गुस्से से सिर फटा जा रहा था। वो यहाँ क्या पूछने आई थी और ये लड़का क्या क्या समझ रहा है। अंजलि अब अपने लेवल से अक्षत के ऊपर एनर्जी प्रेशर डालने लगती है। हालांकि उसे पता था कि जिसने शक्ति स्टोन को ऐसे पावर से तोड़ दिया हो उस पर उसके एनर्जी प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि अक्षत का टेस्ट भी ले रही थी कि उसका शक जायज है या फिर बेबुनियाद। ये भी तो हो सकता है कि कीर्ति जो कह रही थी वही सही हो और ये लड़का सच में जीरो कल्टीवेशन वाला ही हो। अंजलि अक्षत पर एनर्जी प्रेशर डाल तो रही थी, पर जैसे अक्षत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्षत पर कोई प्रेशर पड़ ही नहीं कर रहा था। अंजलि को पसीने आ गए थे, लेकिन अक्षत तो बिल्कुल सही से खड़ा था। बल्कि अक्षत तो उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था कि ये मोहतरमा अब क्या कर रही है। अंजलि को समझ आ गया कि उसका और उसके भाई का शक बिल्कुल सही था। ये लड़का कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन इस समय तो अंजलि पर गुस्सा सवार था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अक्षत उसका कब से मजाक बना रहा है और उसके जैसे बड़े फैमिली के लड़की पर उल्टे पुल्टे बातें कर रहा है। वो अब अक्षत के पावर की झलक देखना चाहती थी, तो वो तुरंत ही अक्षत के तरफ तेजी से तलवार लेकर बढ़ी। अक्षत उसे अपनी ओर इतनी तेजी से तलवार लेकर आते देख डर गया। अब तो उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं हुआ तो वो आंखें खोलकर अपनी गर्दन को छूता है कि कहीं उसकी गर्दन को काट तो नहीं दिया गया है। लेकिन जब सब सही था तो वो अपने आप को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि अंजलि घुटने पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा सा पहाड़ रख दिया गया हो। वो गुस्से भरी आंखों से अक्षत को देख रही थी। अक्षत सोचता है अरे इसे क्या हुआ, ये तो मुझे अभी मारने वाली थी और अब ये नीचे ऐसे क्यों बैठ गई है? कहीं ये मुझे अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाली है। वो अंजलि का चेहरा देख सोचता है, देखकर लग रहा है कि ये दर्द में है, कहीं इसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। अक्षत अब अपने डॉक्टर के फॉर्म में आ जाता है। वो अंजलि के पास जाता है। जैसा कि अक्षत का नेचर था वो बहुत ही अच्छा है। अंजलि ने भले ही उस पर हमला करके मारने वाली थी, लेकिन अक्षत को उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो उसके पास जाकर कहता है क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? क्या ये पेट दर्द है? उसे ऐसे कहता देख तो अंजलि का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे तो अक्षत उसका मजाक बनाते हुए ही लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि अक्षत को सच में उसकी चिंता हो रही थी। अंजलि की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका तो मन कर रहा था कि अक्षत के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर कोई आंखों से मरा जा सकता होता तो अब तक तो अक्षत के कई सैकड़ों टुकड़े हो चुके होते। अंजलि तो वहीं बैठी हुई थी। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था कि जैसे उसने कुछ भारी चीज उठा रखा हो, जिसके कारण उसको दर्द भी हो रहा था। अक्षत अब उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसकी जांच कर सके। उसे ऐसे देख अंजलि को गुस्सा आ रहा था। वो अपना हाथ तो छुड़ाना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं रही थी। आज तक उसे किसी बाहरी लड़के ने ऐसे छुआ नहीं था। उसे अक्षत का यूं हाथ पकड़ना अजीब लग रहा था। उसे अक्षत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन तो उसका उसे मारने का कर रहा था, पर हालत तो उसकी ऐसी हो रखी थी कि वो ही दर्द में हो तो क्या वो अक्षत को मार पाती। उसके ऊपर से वो एनर्जी प्रेशर हट गया था जिसने उसे ऐसे नीचे घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी उसने खांसने के साथ खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। अब उसकी बॉडी और देर तक हैंडल नहीं कर पाए। अक्षत उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है। बेचारी उठती भी कैसे, अब उसमें एनर्जी ही कहाँ बची थी। उसने तो सब एनर्जी उस प्रेशर को झेलने में लगा दी थी। अक्षत उसे उठाकर एक पास के पेड़ के पास ले जाता है। वो उसे वहां अच्छे से लिटा देता है। वो उसे देख सोचता है ये लड़की पता नहीं क्या करने आई थी और इसे पता नहीं क्या हो गया। क्या ये मुझे सिर्फ मारने के लिए ही आई थी? लेकिन फिर पूछताछ क्यों कर रही थी? और मैंने तो इसे कुछ किया भी नहीं था।
ना ही इससे कोई बदतमीजी की, ना ही इसको छेड़ा था, तो फिर क्यों ये मुझे मारना चाहती थी? आज से पहले तो मैं कभी इससे मिला भी नहीं था। छोड़ो भी, मुझे इसको देखना चाहिए कि इसे क्या हुआ है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्षत एक डॉक्टर भी था, तो उसे अपनी जांच करके पता चला उसके अंदर की कई नाड़ियां डैमेज हो गई हैं। वो सोचता है अभी अभी तो यह मेरे सामने ठीक थी और मुझे मारने ही वाली थी, तो इतने ही टाइम में ऐसा क्या हो गया कि इसकी नाड़ियां डैमेज हो गईं? वैसे ठीक ही हुआ कि इसे कुछ हो गया, नहीं तो ये मेरा सिर ही कलम कर देती अब तक। अक्षत ने अपने साथ कई मेडिसिन और पिल ले रखी थी। वो जब भी कहीं जाता था तो जरूर कोई ना कोई मेडिसिन लिए ही रहता था। वो अब उसे वो भी खिला देता है। ये एक रिकवरी पिल थी। वैसे ये सिर्फ कहने को रिकवरी पिल थी। अक्षत ने इसे ऐसे बनाया था कि इससे बड़ी से बड़ी चोट भी ठीक हो जाती। इसमें उसने बहुत ही हाई क्वालिटी की हर्ब्स का यूज़ किया था। वैसे अक्षत जो भी बनाता था हमेशा हाई क्वालिटी की ही होती थी, हालांकि उसे ये पता नहीं होता था कि वो हाई क्वालिटी की चीज़ें बनाता है। और उसे अक्षत अपने साथ लाया फ्रूट जूस भी थोड़ा सा पिला देता है और बाकी का वो खुद ही पी जाता है। उसे थोड़ा प्यास लगी थी इसलिए। उसके बाद अक्षत उसके होठों से उसके ब्लड को साफ करता है जो उसे खून की उल्टी करने से लगा हुआ था। उसकी इतना केयर करता देख श्वेता को गुस्सा आ रहा था। वैसे इन सब का सूत्रधार वही थी जब अंजलि अक्षत के ऊपर तलवार लेकर हमला करने के लिए बड़ी थी। तो श्वेता कहती है, कब से देख रही हूँ, बड़बड़ कर रही हो, मास्टर को परेशान कर रही हो और अब मास्टर पर हमला भी कर रही हो, तुम्हारी यह मजाल। श्वेता ने उसके ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि अंजलि वहीं घुटने पर आ गई थी। अंजलि को यही लग रहा था कि ऐसा अक्षत ने किया था, तो उसे अक्षत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और जब अक्षत उससे उसकी हालत पूछ रहा था तो अंजलि को अक्षत उसका मजाक बनाते दिख रहा था। श्वेता को वैसे भी मास्टर के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वो अब तक इसलिए कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि अक्षत था सामने। वो अपनी इमेज अपने मास्टर के सामने अच्छा बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन जब हद हो गई तो फिर उसने वही किया जो उसे अच्छा लगा। उसके ऊपर इतना एनर्जी प्रेशर डाला कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी और अंत में बेचारी खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। श्वेता बड़बड़ाती है, तुमसे मजबूत तो मेरा जूनियर रेहान है जो मेरी पावर झेल जाता है। हाँ, आखिर वो मास्टर का स्टूडेंट जो है। अब अक्षत वहां से उठकर जाने लगता है। उसे अंजलि के होश में आने का इंतजार नहीं करना था। उसके होश में आने का इंतजार करना मतलब मौत का इंतजार करना। अरे कहीं वो उसे फिर चीरने के लिए आगे बढ़ी तो वो क्या करेगा, ऐसा अक्षत सोच रहा था। वो अब उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते बढ़ जाता है। उसे अंजलि की चिंता हो रही थी कहीं उस पर कोई जंगली बीस्ट ने हमला कर दिया। यही सोचा कर अक्षत ने उसे एक कपड़े से ढक दिया और उसके आसपास झाड़ियां रख दी कि कोई उसे देख ना सके। श्वेता सोचती है, मास्टर बहुत दयालु है तो उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया, नहीं तो और कोई होता तो अपने ऊपर हमला करने वाले को मार चुका होता। अक्षत के जाने के करीब 1 घंटे बाद अंजलि को होश आता है। वो झटके से उठती है। वो अपने आसपास इतनी झाड़ी वगैरह देखकर डर जाती है कि कहीं उसके साथ कुछ किया तो नहीं गया। वो अपनी बॉडी देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके हाथ पर पहले एक गहरी चोट की निशान थी जो उसे बचपन में तलवार की प्रैक्टिस करते समय लगी थी। वो निशान अब खत्म हो चुकी थी। तभी वो महसूस करती है कि वो अब मार्शल लेवल 9 में है। ये देखकर तो वो शौक में चली जाती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारती है ताकि उसे यह यकीन हो जाए कि वो यह कोई सपना नहीं दिख रही है। यूं थप्पड़ लगा। वो अब महसूस करती है कि उसकी चोटें सब ठीक हो चुकी है और यहाँ तक कि उसकी नाड़ियों में कुछ ब्लॉकेज थी वो भी हट गई है। उसकी तो अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इस सब के लिए कितने ही रिसोर्स और मेडिसिन उसे किया था, कई बड़े डॉक्टर को भी दिखाया था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अचानक से सब सही हो गया। वो अब आसपास अक्षत को देखने लगती है, लेकिन अक्षत तो पहले ही जा चुका था। उसकी नज़र उसके ऊपर डाले गए कपड़े पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है, क्या ये सुप्रीम धागे से बना हुआ कपड़ा है? इस कपड़े की खासियत यह है कि इसे सिर्फ हाई लेवल का हथियार ही काट सकता है और इसे जलाया नहीं जा सकता है। इतना प्रीशियस कपड़ा और पावर मेरे पास। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि अक्षत बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर है, तभी तो उसके पास ऐसी चीजें हैं। उसे अभी बेहोश हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुआ और वो एक लेवल पार कर गई। वो अब मार्शल लेवल 8 से मार्शल लेवल 9 पर आ गई। अंजलि को बस जो जानकारी चाहिए थी वो तो मिल ही गई थी। वह अब वापस लौट जाती है। वो अकेडमी आती है। उसका टेस्ट अभी हुआ नहीं था और भी अभी कई लोग बाकी थे। जब कीर्ति उसे बुलाती है तो वो थोड़ा उसे देखकर हैरान थी। उसे अंजलि में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे, जैसे अंजलि का चेहरा अब और भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी एनर्जी स्थिर होकर फ्लो हो रही थी और उसका लेवल। अंजलि अब शक्ति स्टोन पर हाथ रखती है। कुछ देर बाद उस पर आता है मार्शल लेवल 9। क्या मार्शल लेवल 9 यानी यहाँ की सबसे हाईएस्ट लेवल की टेस्ट देने वाली? और ये कब हुआ? हमने तो सुना था कि ये मार्शल लेवल 8 पर है, तो कब ये मार्शल लेवल 9 पर पहुंच गई? सभी के मुंह से निकलता है। सभी को शौक जो लगा था उसके भाई अविनाश को भी लगा। अभी 2 घंटे पहले ही ये लड़की मार्शल लेवल 8 पर थी और अब ये मार्शल लेवल 9 पर है। ये कैसे हो सकता है?
भला 2 घंटे में किसी का ऐसे लेवल पार कर लेना, जबकि अभी उसकी बहन 1 हफ्ते पहले ही मार्शल लेवल 8 पर पहुंची थी। उसे तो अपने देखे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? आमतौर पर जीनियस कल्टीवेटर को भी एक लेवल पार करने में 6 महीने तो लगते ही थे। हाँ, शुरू में लेवल जल्दी जल्दी पार होते हैं, पर मार्शल लेवल 8 से 9 पर पहुंचना ये शुरू का लेवल नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि हैरानी तो होगी ही। सबके शौक भरे चेहरे को देखकर अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सबको नज़रअंदाज करके अपने भाई के पास आ जाती है। इधर अक्षत रास्ते में था, उसका कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये लोग यहाँ के लुटेरे हैं जो अपने से कमज़ोर को लूटते हैं। अक्षत अब जब वहाँ से जा रहा था तो एक मामूली इंसान को देखकर जैसे ही सभी बाहर आने वाले थे कि उन्हें कुछ भयानक महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा कोई बीस्ट उन्हें घूर रहा हो। तो अब तो उन सब की फटकर 4 हो जाती है। कहाँ वो अक्षत को लूटने का प्लान बना रहे थे और अब खुद की फटी पड़ी है। श्वेता सोचती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हो गई कि मास्टर को परेशान करने की। आज एक तो मास्टर का पहले से ही मूड खराब है और ये सब और मूड खराब करना चाहते हैं, पर मेरे रहते नहीं। अक्षत जैसे वहां से आगे निकल जाता है तब जाकर उन सब के जान में जान आए। उन सब की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उनके लीडर के लिए श्वेता ने कुछ किया था, वो लीडर जैसे ही पीछे होता है तो उसके पिछवाड़े में कुछ घुस जाता है और वो बेचारा चीख तक नहीं पाता। श्वेता ने इतने ही समय में उसके पीछे एक नुकीली लकड़ी लगा दी थी, पर यह तो श्वेता को भी नहीं पता था कि वो उस लीडर के कहाँ चुभने वाली है। इधर अक्षत के घर पर टॉमी, ईशानी और कौवा तीनों मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों आपस में घुल मिल गए थे। उन तीनों को ऐसे बाहर से कुछ लोग देख रहे थे। ये सब नागपुर जहर हॉल से थे। उन सब को लीड कर रहा था जहर हॉल का पहला श्रेष्ठ, जो संत लेवल 3 पर था। उसने पूरा जंगल छान मारा लेकिन उसे सुकेश का कोई सबूत नहीं मिला। बस उसे यहाँ से कुछ दूरी पर ही आने के निशान थे। उसके बाद सभी जब आगे बढ़े तो उन्हें अक्षत का ये घर मिला। उन सब की नज़र जैसे ही ईशानी पर जाता है तो वो उसे पहचान जाते हैं। वो सभी इसी लड़की का तो पीछा कर रहे थे। एक जहर मास्टर कहता है, हमें तुरंत ही उसे पकड़ लेना चाहिए। वो अब आगे बढ़ने ही वाला था कि पहला श्रेष्ठ उसे रोक लेता है। पहला श्रेष्ठ देख पा रहा था कि उस घर में कुछ अलग था। उसके ऊपर एक हाई ग्रेड की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के साथ एनर्जी फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। ये किसी आम व्यक्ति में हाथ से तो नहीं हो सकता था। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। यहाँ ये फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये कोई पावरफुल व्यक्ति का घर है, तो उसके यहाँ ऐसे जाने पर उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसा वो पहला श्रेष्ठ सोच रहा था। वो सब ऐसी रिस्क नहीं ले सकते थे। वो सब अब एक मौके का इंतजार करने लगते हैं और उन सभी को देखने लगते हैं। टॉमी और कौवा जो ईशानी के साथ खेल रहे थे, उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई आया है। उन्हें भला कैसे महसूस नहीं होता कि वो सब आए हुए हैं। टॉमी धीरे से बड़बड़ाता है, ओह तो मेहमान आ गए हैं। जैसा कि टॉमी और कौवे को पता चल गया था कि कुछ लोग बाहर आए हैं जो उन सब पर नज़र भी रख रहे हैं। कौवा सोचता है, अब कौन आ गया है? क्या मास्टर को परेशान करना लोग नहीं मानेंगे? मास्टर तो इतने अच्छे हैं, तो फिर ये लोग क्यों उन्हें परेशान करने आ जाते हैं? हालांकि मास्टर इस समय तो नहीं है, लेकिन ये सब परेशान उन्हें ही करने आए हैं। टॉमी धीरे से बड़बड़ता है कि मेहमान आए हैं तो इनका स्वागत भी तो होना चाहिए। अच्छा है, एक ही गेम खेल खेल कर बोर हो जा रहा था मैं। तो लोग आ जाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। ही अब चलकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वैसे भी थोड़ा शरीर में अकड़ आ गई है। टॉमी अब घर के बाउंड्री के बाहर आ जाता है। वो फॉर्मेशन से भी बाहर आ गया था। उसे बाहर गया देख कौवा भी बड़बड़ाते हुए बाहर जाता है। साला कहीं फिर से नौटंकी न करना शुरू कर दे, पता नहीं कहाँ से एक्टिंग करना सीख लिया है। सभी जहर मास्टर टॉमी पर नज़र रखी हुई थे। उन्हें टॉमी एक मामूली सा पालतू बीस्ट ही लग रहा था, क्योंकि टॉमी ने अभी तक अपनी एनर्जी को बाहर आने ही नहीं दिया था, तो वो उसके पावर को कैसे महसूस कर पाएंगे। लेकिन टॉमी ने उन सब की जहरीली एनर्जी को महसूस कर लिया था। उसे पता चल गया था कि बाहर आए मेहमान जहर मास्टर है। टॉमी अब वहीं बैठकर उन सब की तरफ घूर रहा था जहां सभी जहर मास्टर छिपे हुए थे। टॉमी अब डिफरेंट लुक देने लगता है, कभी दाएं से तो कभी बाएं से तो कभी सामने से तो कभी पीछे से। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर अपने 6 पैक्स एब्स दिखा रहा था जो उसने दिन रात आराम करके बनाए थे। वो उन्हें ऐसे दिखा रहा था कि जैसे यहाँ बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन चल रहा हो और सामने जज बैठे हो जो उसे हर एक एंगल और पोज पर पॉइंट दे रहे हो। सभी जहर मास्टर उसकी ऐसी हरकत देख समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। कुछ ने तो उसकी ऐसी हरकत देख अपने बाल ही नोच लिए थे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये आखिर कर क्या रहा है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, या फिर उसने सुबह सुबह की कुछ ऐसा वैसा खा लिया था। जहर मास्टरों का ऐसा सोचना जायज़ भी था। उन सब ने कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी देखी थी जो उन्हें समझ आता। अगर देखी होती तो शायद उन्हें कुछ समझ भी आता। अब बात यहाँ आती है कि टॉमी ने कहाँ से सीखा। उसने भी कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी देखी थी।
दरअसल टॉमी ने ये सब अक्षत को देखकर सीखा था। अक्षत कई बार नहाने के बाद जब मिरर के सामने जाता तो उसने जैसा कि अपने दुनिया में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखा, अक्षत वैसा ही डिफरेंट पोज बनाता था और अपनी मसल्स देखकर खुश होता, जिसे टॉमी बड़े ही ध्यान से देखता था और वहीं से उसने सीखा था। कौवा जो ऊपर से देख रहा था वो कहता है, लो शुरू हो गई इसकी ड्रामेबाजी, पता नहीं कहाँ से इसने ये सब सीखा है। टॉमी अब अपना सारा पोज और एंगल बनाकर खत्म कर चुका था। वो कहता है, अब कब तक ऐसे छिपे रहोगे, बाहर भी आ जाओ। टॉमी को इंसानी भाषा बोलते देख पहला श्रेष्ठ समझ गया कि सामने का ये बीस्ट कोई मामूली बीस्ट नहीं है जिन्हें वो सब कोई पागल समझ रहे हैं। अरे तभी तो उसने उन सबको ढूंढ लिया। सभी अब बाहर आ जाते हैं। टॉमी अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम लोगों के पास से कितनी बदबू आ रही है। क्या तुम लोग कोई खुशबू वाला जहर नहीं बना सकते हो कि जिससे मन खुश हो जाए। सभी जहर मास्टर सोचने लगते हैं, अरे ये है कहाँ से भला, जहर में भी खुशबू और बदबू कौन देखता है, जहर तो जहर ही होता है, वो नुकसान ही पहुंचता है। तो अपनी दांत दिखाते हुए कहता है, वैसे ये तुम्हारा जहर मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। पहला श्रेष्ठ हैरान हो जाता है कि टॉमी को कैसे पता चल गया कि उसने किसी जहर का प्रयोग किया है। दरअसल पहले श्रेष्ठ ने जब टॉमी को बोलता देखा तो उसने बड़ी ही चालाकी से हवा में पिंक डस्ट नाम का ग्रेड 5 का जहर फैलाना शुरू कर दिया था। पिंक डस्ट जहर हवा में काफ़ी तेजी से फैलता है। उसने इसका एंटीडोट अपने सभी जहर मास्टरों को पहले ही दे रखा था, जिससे कि उन पर इस जहर का असर ही नहीं हो रहा था। टॉमी उसका चेहरा देखता है। पहले श्रेष्ठ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। टॉमी कहता है, चिंता मत करो, वैसे ये ग्रेड 5 की जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तुम्हें शायद अपने सबसे हाई लेवल का जहर का प्रयोग करना चाहिए। पहला श्रेष्ठ अब सब कुछ जोड़ने लगता है। उसे अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। पहला श्रेष्ठ कहता है, क्या वो बीस्ट तुम ही हो जिसने सुकेश और बाकी के जहर मास्टरों को मारा था। टॉमी अपना सिर ऊपर कर लेता है मानो उसने बहुत ही महान काम किया हो। वो कहता है, ओह हाँ बिल्कुल, सुकेश और उन बाकी के जहर मास्टरों को, हाँ शायद मैंने ही खेल खेल में ख़त्म कर दिया था। और व्यू सुकेश तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था, तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर लिया और वो मेरी मस्ती सह नहीं पाया और खून की उल्टी करके मर गया, तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, जबकि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अगर तुम सब भी कुछ ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, याद रहे अगर मैं जब ट्राई करूँगा तो तुम्हें भागने नहीं दूंगा। कई जहर मास्टर तो टॉमी बारे में जानकर डर गए थे कि इस बीस्ट ने उनके सीनियर सुकेश को मार डाला और उन्हें अब गुस्सा भी आ रहा था। पहले श्रेष्ठ ने अपने आप को संभाल कर रखा था। वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेता है, लेकिन बाकी के जहर मास्टर ऐसे नहीं कर पाए। वो सभी उसके बिना परमिशन के ही टॉमी पर हमला कर देते हैं। टॉमी एक झटके के साथ ही सभी को दूर झटक देता है और कहता है, अरे रे इन चीटिया में कितना ही दम है कि मुझ जैसे महान बीस्ट से लड़ सके। अपने आप को महान बीस्ट कहकर टॉमी ने अपना सिर ऊपर कर लिया था। सभी जहर मास्टर की हालत बेकार हो गई थी। वो तो अभी उस पर अपना जहर तक नहीं फेंक पाए कि टॉमी ने उन्हें दूर ही झटक दिया, मानो कि वो सब उसके सामने बस मच्छर हो। पहला श्रेष्ठ जो अब तक शांत था, ये देखकर तो वो पागल सा हो जाता है। वो कहता है, मुझे उस लड़की को दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। टॉमी कहता है, उस लड़की को? मास्टर ने उसे यहाँ रहने को कहा है। अगर वो तुम्हारे साथ चली जाती है तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन मुझे पता है कि वो तो तुम लोगों से ही बच रही है, तब तो तुम भूल ही जाओ। पहला श्रेष्ठ टॉमी से लड़ने के लिए आगे आने लगता है। उसने अपने हाथ में एक हाई लेवल का मेटल का बना हुआ बघंग पहन रखा था, जिसमें ग्रेड 6 की एक जहर था। वो झट से टॉमी के पास पहुंचकर उसके पीठ पर खरोंच मार देता है। उस खरोंच के साथ ही वो जहर टॉमी के अंदर जाने लगता है। टॉमी एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। उसी का फायदा पहले श्रेष्ठ ने उठा लिया था। वैसे ये जहर किसी को मारने वाला जहर नहीं था, बस पावर को कुछ देर के लिए सप्रेस करने वाला था। टॉमी को अब महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पावर कुछ कम हो रही है। वो सोचता है, धत तेरी की कहीं मेरी असली रूप ना आ जाए सबके सामने, नहीं तो कौवा मेरे ऊपर बहुत हंसेगा, मुझे कुछ करना होगा। टॉमी अब अपने एनर्जी के बहने की दिशा को उस तरफ कर लेता है जिससे कि उसकी खरोंच से वो जहर बाहर कर दिया जाता है और उसकी वो खरोंच भरने लगती है। ये देखकर तो पहले श्रेष्ठ के होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है, क्या मेरे इस जहर का कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर यह कैसे हो सकता है, ये किस लेवल पर है। टॉमी का दिमाग अब सटक गया था। पहला श्रेष्ठ फिर से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि वो देखता है कि टॉमी तो सामने है ही नहीं। वो आगे देखता है तो उसे अब 3-3 टॉमी सामने दिखाई दे रहे थे। ये टॉमी की भ्रम टेक्निक थी। असली टॉमी तो उसके पीछे था। वो उसके सिर को ब्लास्ट कर देता है, बिल्कुल किसी पटाखे की तरह, जिसके कारण उसके चेहरे और शरीर पर खून के छींटे आ जाते हैं। टॉमी अब ऐसा ही बाकी के सभी के साथ करता है। वो किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। तभी कौवा आकर सारा कुछ साफ कर देता है। ये सब होते हुए कोई देख रहा था। टॉमी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ईशानी खड़ी थी, जो डर के मारे जम सी गई थी। उसने एक प्यार से सफ़ेद डॉगी का भयानक खूंखार भेड़िया वाला रूप देख लिया था।
टॉमी के ऊपर खून ही खून लगा हुआ था। ईशानी को डर के मारे पसीने आ रहे थे। उसने जब देखा कि टॉमी बाहर जा रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी वो नहीं आया और कौवा भी बाहर चला गया था, तो फिर वो भी बाहर चली आई देखने के लिए, लेकिन वो सामने टॉमी को जहर मास्टरों को मारता देख रही थी और कौवे को सबको जलाकर राख बनाता। उसकी तो रूह कांप गई थी। ये देखकर उसे कुछ याद आने लगा था। उसकी यादों में कई लोगों की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और आसपास एक गुलाबी धुंध थी और वो नीचे बैठकर रो रही थी। टॉमी देखता है कि अब उसकी और कौवे की सच्चाई ईशानी के सामने आ गई है। वो कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में पता है और मास्टर को भी पता है, वो बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारा सच जानना चाहते हैं। ईशानी अब और भी घबरा जाती है। एक तो वो पहले से ही डरी हुई थी, उसे नहीं लगा था कि यह कोई मामूली बीस्ट नहीं बल्कि एक हाई लेवल का बीस्ट है, और अब उसे यह पता चल रहा था कि ये उसके राज के बारे में भी जानता है। ईशानी के हाथ कांपने लगे थे और उसके शरीर से हल्के हल्के गुलाबी धुंध बाहर आ रही थी। टॉमी वापस आता है। उसने अब नहा लिया था, लेकिन ईशानी अभी भी वहीं सदमे में खड़ी थी। टॉमी कहता है, देखो तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाले। मास्टर ने अगर तुम्हें यहाँ रहने को कहा, इसका मतलब है कि वो तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ईशानी अब अपने होश में आती है। वो कहती है, क्या इसका मतलब वो अक्षत तुम्हारा मास्टर है? टॉमी कहता है, हाँ, वो हमारे मास्टर ही है। इतने पावरफुल बीस्टों को अपना फालतू बनाने वाला खुद कितना पावरफुल होगा, और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा और उसे कई अपशब्द भी कहे। ईशानी सोच रही थी। ईशानी का चेहरा लाल हो गया था डर की वजह से। टॉमी कहता है, मास्टर बहुत ही दयालु है, वो सबकी मदद कर देते हैं। शायद वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वो बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनना चाहते हैं। ईशानी कहती है, इसका मतलब तुम दोनों को मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था? टॉमी कहता है, सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, यहाँ रहने वाले सभी को पता है तुम्हारी सीक्रेट के बारे में। ईशानी अब एकदम शांत होकर वहीं बैठ जाती है। ईशानी अब वहीं जमीन पर बैठ गई थी। वो जिस सीक्रेट को सबसे छिपाना चाहती थी वो तो पहले ही सबको पता था। उसने सोचा था कि वो अपना सीक्रेट छिपा कर रखेगी और फिर एक दिन यहाँ से चुपचाप निकल जाएगी। इससे किसी को भी इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो सेफ भी रहेगी। और जहर हाल वाले भी उसका इस कारण से ही पीछा कर रहे थे, और आज वो जहर हॉल के लोगों से बच गई। उस दिन भी यही लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो अब ये सोचकर ही डर से सिहर जाती है कि अगर आज उसे जहर हॉल के जहर मास्टर लेकर चले जाते तो उसका वो सब क्या करते। उसने जहर मास्टरों के बारे में बहुत सी अफवाह सुनी थी, जो कि अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सभी अफवाहों में जहर हॉल के लोगों की निर्दयता और स्वार्थ ही सुनने को मिलता था। टॉमी और कौवा उसके पास ही आकर बैठ जाते हैं। कौवा कहता है, देखो, सबके कुछ सीक्रेट होते हैं जो सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट सही होते हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मास्टर को बता देना चाहिए तब तुम बता देना। वैसे मास्टर को ये सब पहले से ही पता है, वो बस शायद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ईशानी कहती है, मेरे बारे में जानते हुए भी तुम सबको डर नहीं लगता है मरने से? टॉमी हाथ हिलाते हुए कहता है, डर? किस बात का डर? हम सबको पता है जब तक मास्टर हमारे हैं तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ईशानी कहती है, वैसे तुम्हारा मास्टर मतलब अक्षत तो एक मामूली इंसान है न, तो वो कैसे? कौवा कहता है, अरे तुम यही तो नहीं जानती हो, मास्टर अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। उन्हें ज़्यादा अटेंशन और फेमस होना पसंद नहीं है। वो बस शांति से मामूली इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पावर को सबसे छिपा कर रखा है। तुमने तो उनकी कुछ तो चीज़ नोटिस की ही होगी। टॉमी कौवे को चुप कराते हुए कहता है, अरे तुम्हें मास्टर के बारे में क्या ही पता? मास्टर के साथ तो हमेशा मैं रहता हूँ। मैं बताता हूँ, मास्टर एक दूसरी दुनिया से आए हैं। उस दुनिया का नाम पृथ्वी है। वहाँ बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। यहाँ के लोग तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं है, बस चींटी है चींटी। मास्टर के मुंह से मैं जितना सुना है, वो दुनिया बहुत ही सुंदर है, और मास्टर हमेशा एक हथियार के बारे बात करते हैं जिसका नाम मोबाइल फ़ोन है। मास्टर का वो हथियार बहुत ही पावरफुल है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें पता नहीं क्या वीडियो और चैटिंग नाम की चीज़ भी है, और गेमिंग नाम की चीज़ भी है। मास्टर इसके बारे में हमेशा कहते रहते हैं। ये बात बताकर टॉमी अपना सिर ऊपर कर लेता है। उसे ही जो ये बातें पता थी तो घमंड होना तो स्वाभाविक था उसको। वैसे भी टॉमी को तो अपनी बड़ाई मारना बहुत पसंद है। ईशानी ने कभी किसी पृथ्वी नाम की दुनिया के बारे में नहीं सुना था। उसने ऊपर की दुनिया के बारे में कुछ तो सुना था। टॉमी कहता है, लेकिन याद रहे, मास्टर के सामने ज़्यादा पावरफुल बनने और घमंड करने की कोशिश मत करना। मास्टर को ये पसंद नहीं है। ईशानी अब सब कुछ गहराई से सोचने लगती है। उसे अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। उसका जल्द से जल्द ठीक हो जाना, उसका लेवल पर हो जाना, उसकी शरीर से सारे चोट के निशान तक गायब हो गए थे। तभी कौवा कहता है, वैसे टॉमी, तुम एक बात बताओ, तुमने अभी कुछ देर पहले भ्रम टेक्निक का प्रयोग किया था, और मुझे जहां तक पता है ये टेक्निक एक पुरानी ब्लड लाइन वाले बीस्ट का है। लेकिन तुम तो डॉगी हो जो पुराने ब्लड लाइन के बीस्ट नहीं होते हैं, तो तुम ये टेक्निक कैसे यूज़ कर पाए? टॉमी का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं?
कहीं इसे मेरी सच्चाई ना पता चल जाए, नहीं तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। कौवा कहता है, कहीं तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। टॉमी अब खड़ा होकर कहता है, अरे तुम क्या मुझे नहीं जानते हो कि मैं एक बहुत ही महान बीस्ट हूँ, जिसे कुछ भी नया सीखने में टाइम नहीं लगता है। मैंने ये टेक्निक कहीं से सीखा था जब मैं बहुत छोटा था, तभी ही। कौवा कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। कौवा ये कहकर बात को यहीं रोक देता है, नहीं तो वो जानता ही था कि टॉमी अपनी कितनी डींगे हाँकता है। तभी टॉमी कुछ दूरी पर जाकर टॉयलेट कर देता है। कौवा कहता है, अरे कुछ तो शर्म करो, सामने लड़की बैठी है। ईशानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। टॉमी कहता है, अरे हाँ शर्म, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे शर्म करना चाहिए, अब मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। कौवा सोचता है, शर्म, अरे क्या खाक शर्म आ रही है तुम्हें, टॉयलेट करते समय तो आया नहीं, और अब क्या करोगे मुंह छिपाकर, जो नहीं दिखाना था वो तो दिखा ही दिया। ईशानी अब वहां से उठकर अंदर चली आती है। कौवे ने आसपास जो भी जलाया था वह सब सूर्यमंडल पेड़ ने सही कर दिया था। नागपुर, गुप्ता फैमिली का बैठक हॉल। अविनाश और अंजलि अपने पिता यानी गुप्ता फैमिली की हेड के सामने बैठे थे। अंजलि अब वो सब कुछ बता देती है जो जो उसके और अक्षत के बीच हुआ था। उसके पिता ये सुनकर काफी गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो लड़का जरूर एक बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर होगा, हम सब उसके पावर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बेटा तुमने एक गलती कर दी। अंजलि अब अपने पिता के सामने घुटने पर आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे उन पर हमला नहीं करना चाहिए था, शायद वो हमसे नाराज हो गए होंगे। उसके पिताजी कहते हैं, नहीं वो तुमसे नाराज नहीं है, तभी तो उन्होंने तुम्हारी पावर को बढ़ा दिया, अगर वो नाराज होते तो ऐसा नहीं करते। जैसा कि एक एक्सपर्ट से उम्मीद थी, वो इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अंजलि कहती है, तो पिताजी मैं क्या गलती कर दी। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए था। ये सुनकर तो अंजलि का चेहरा ही लाल हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि उसके पिता ये कहेंगे। वो कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुमने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। सोचो कि अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन गई होती तो तुम दुनिया की पावरफुल लोगों में से एक होती। वो जरूर तुम्हें ऐसे लेवल पर पहुंचा देते, और जब तुम पावरफुल हो जाती तो तुम्हारे पीछे पीछे तो हमारी पूरी गुप्ता फैमिली भी पावरफुल हो जाती। अविनाश भी अपने पिता की बातों में हाँ मिलता है। अंजलि तो पूरे शर्म से लाल पड़ गई थी। वो इस फैमिली की सबसे गुस्सैल और खतरनाक लड़की थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता और अविनाश की बातें सुनती थी, और वो फैमिली में किसी को नहीं सुनती थी। फैमिली में तो उससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन अब देखो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि वो शर्म से लाल हो गया था। आज तक उसके ऐसे नेचर के कारण ही कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, भले ही उसे कई लड़के पसंद करते हैं। वो सोचती है, कैसे पिता और भाई है जो मुझे खुद ही किसी की गर्लफ्रेंड बनने को कह रहे हैं, जबकि जानते हैं कि उस लड़के की पहले से ही दिल में कोई है। उसके पिताजी कहते हैं, देखो अंजलि तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा ये गुप्ता फैमिली है। तुम्हारी ऊंचाई पर जाने से पूरा गुप्ता फैमिली ऊंचाई पर जाएगी, और उनकी गर्लफ्रेंड बनने में क्या ही बुराई है। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड रहती है। अगर वो तुम्हें प्यार दे रहे हैं तो वही काफ़ी होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये बात फैमिली के हर मेंबर पर लागू होती है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने तुम दोनों की माँ से शादी की है और दोनों को प्यार करता हूँ। वैसे उसके पिताजी की दो वाइफ है, पहली वाइफ से अविनाश और दूसरी वाइफ से अंजलि है। अंजलि कहती है, जी पिताजी मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी अपनी गलती सुधारने की। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके पिताजी बड़बड़ाते हैं, ये लड़की अभी भी छोटी है, अविनाश इसका ख्याल रखना। अविनाश अपने पिता के सामने झुककर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अंजलि का तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था अक्षत के साथ होने का सोचकर। उसने तो अक्षत के इस प्रपोजल पर कितना गुस्सा किया था, और अब उसके पिता उसी को स्वीकार करने को कह रहे हैं। उसके दिमाग में अब अक्षत ही घूमने लगा था। इधर अक्षत, जिसे नहीं पता था कि उसके बारे में कहाँ क्या क्या बातें चल रही है, वो रास्ते में चल रहा था। वो अब थक गया था। जाते वक्त उसे थकान नहीं महसूस हुई थी, क्योंकि उस समय उत्साह और नर्वसनेस थी टेस्ट देने की। लेकिन अब तो जो होना था वह हो गया, वो फेल हो गया। अक्षत अब थक गया था। उसने आराम करने की सोची। वो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है, मैं आज भी फेल हो गया, मेरी कल्टीवेशन पावर अभी भी जागृत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं कभी एक महान कल्टीवेटर बन ही नहीं पाऊंगा। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। यूज तुरंत ही नींद आ जाती है। वैसे यह बात सच थी कि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्षत की कल्टीवेशन इस दुनिया को पार कर चुकी है। अक्षत की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा है कि वो इस दुनिया के ऊपर के दुनिया को भी पार कर चुका है। यहाँ तक कि इस दुनिया की नेचर की देवी, जिन्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अक्षत जब इस दुनिया में आया था तब ही वो बहुत हाई कल्टीवेशन पर था। उसको शायद इस दुनिया के आने का ये रिवॉर्ड था, और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के होने के कारण उस पर इस दुनिया के कई नियम भी काम नहीं करते थे।
लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि अक्षत को अपने पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे हमेशा से यही लगता आ रहा है कि वो एक मामूली इंसान है, उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुई है। ये बात जैसे उसके दिमाग में बैठ गई है। उसने कभी अपनी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए ही वह उसके अंदर ही कंडेंस होकर पड़ी है। उसका तो एक कण तक बाहर नहीं आता, तो लोग भी यही समझते हैं कि वो एक मामूली इंसान ही है। उसने जब जब शक्ति स्टोन पर हाथ रख तो कोई नंबर नहीं आया, इसका मतलब लोग जीरो कल्टीवेशन समझते हैं। जबकि वो शक्ति स्टोन अक्षत के बिना एक एनर्जी कण के निकल भी उसकी पावर को बता ही नहीं पाती थी और उस पर क्रैक आ जाते थे। और जब अक्षत को पता नहीं था तो वो मामूली इंसान की ही तरह रहता है और व्यवहार भी वैसा ही करता है। उसके पालतू बीस्ट यही समझते हैं कि उसके मास्टर बस मामूली इंसान की तरह रहकर जीवन के सुख दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अक्षत के पावर को जो लोग या बीस्ट जानते हैं, सभी यही समझते हैं कि अक्षत बस एक मामूली इंसान बनकर अपने जीवन के अनुभव को बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अक्षत को अगर पता होता कि वो इतना पावरफुल है तो वो पहले इस दुनिया को ही कब्जा करने निकल पड़ता। आखिर वो पृथ्वी से जो है, तो उसका ऐसा नेचर तो है ही। पृथ्वी के सभी लोगों को राजा बने और राज करने का बहुत सपना होता है, तो वो भला क्यों अपना सपना पूरा नहीं करेगा। वो जरूर इस दुनिया को हिलाकर रख चुका होता और अब तक तो ऊपर के दुनिया को भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुका होता। खैर, अभी तो अक्षत को पता नहीं है कि उसके पास कितनी पावर है और कोई बता भी नहीं सकता था कि वो किस लेवल पर है, क्योंकि कोई उसका लेवल देख ही नहीं सकता है और महसूस तक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि श्वेता, जिसका कि अक्षत के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, उसे तक अपने मास्टर की असली पावर पता ही नहीं चल पाई। उसे बस इतना ही पता है कि इसके मास्टर बहुत पावरफुल हैं, जबकि वो एक ब्लड कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। जब भी कोई हथियार या बीस्ट का किसी इंसान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसे अपने मास्टर के पावर की पूरी जानकारी मिल जाती है और मास्टर को भी। लेकिन अक्षत के केस में ऐसा नहीं था। श्वेता को आज तक अक्षत की असली पावर का पता ही नहीं चला। वो जब भी कभी पता करने की कोशिश करती तो उसे ऐसा लगता कि वो किसी समुद्र में आ गई हो जिसका कि कोई अंत ही नहीं था। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि अक्षत को अपने पावर का पता चलेगा। वो कब चलेगा ये किसी को नहीं पता, और अक्षत इसके बाद क्या करेगा ये तो अक्षत को ही पता है। नागपुर एकेडमी प्रिंसिपल ऑफिस। नागपुर एकेडमी के प्रिंसिपल रंजीत शर्मा स्पीति वैली सेक्ट के सेक्ट लीडर राजीव को गले से लगाते हुए कहते हैं, और राजीव कैसे हो तुम? राजीव यहाँ कल ही आ गए थे, लेकिन उस समय रंजीत कहीं एकेडमी से बाहर गए हुए थे तो कल दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। राजीव कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकेडमी का क्या हाल है? रंजीत कहता है, सब ठीक है। वामिका रंजीत से नमस्ते करती है। रंजीत कहते हैं, अरे वामिका बेटा, तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो, बिल्कुल कीर्ति की तरह। वामिका बस मुस्कुरा देती है। रंजीत दोनों को बैठने का इशारा करते हैं। राजीव और वामिका अब चेयर पर बैठ जाते हैं। रंजीत टेबल पर रख चाय सर्व करने लगते हैं तो वामिका कहती है, अरे अंकल रहने दीजिए, मैं सर्व कर देती हूँ। रंजीत वामिका को ही करने देते हैं। वामिका चाय सर्व करने के बाद अपने चेयर पर बैठ जाती है। रंजीत और राजीव दोनों एक ही फैमिली से थे। रंजीत राजीव का थोड़ा दूर का भाई है और दोनों दोस्त भी हैं। रंजीत के दादाजी ने स्पीति वैली सेक्ट बहुत पहले ही अपने जवानी में छोड़ दिया था और वो आकर यहाँ नागपुर में बस गए, और फिर उन्होंने कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिलकर ये नागपुर एकेडमी खड़ा किया। नागपुर में रिसोर्स की कमी नहीं थी और यहाँ की एनर्जी भी स्पीति वैली सेक्ट से कई गुना ज़्यादा और अच्छी थी, तो फिर क्या था, एकेडमी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगी। लोग यहाँ दूर दूर से कल्टीवेशन और बाकी के प्रोफेशन सीखने आने लगे, जिससे कि एकेडमी की पावर और भी बढ़ने लगी, और आज तो इसके सामने नागपुर के राजा भी नहीं टिकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पीति वैली सेक्ट की वैसी नसीब नहीं थी। यहाँ के लोग बहुत पावरफुल भी नहीं हैं। अब वामिका और कीर्ति को ले लीजिए, दोनों ही लगभग समान उम्र की हैं, लेकिन जहाँ कीर्ति संत लेवल 1 पर है, वहीं वामिका अभी मार्शल लेवल 7 पर ही है। स्पीति वैली सेक्ट आज तक इसलिए ही बचा रहा क्योंकि इसके एक तरफ नागपुर है जो इस पर कभी भी अटैक नहीं करने वाला, और दूसरी तरफ बीस्ट ग्रुप है जो अभी इतना पावरफुल नहीं है, और तीसरी तरफ भी एक एरिया तो है जहां से अटैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अटैक इसलिए नहीं होते क्योंकि स्पीति वैली सेक्ट के पास न ज़्यादा अच्छी रिसोर्स है, न ये उतना अमीर है, और न ही यहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी है, तो भला कौन ऐसी जगह को कब्जा करना चाहेगा। रंजीत कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारी स्पीति वैली सेक्ट के ऊपर बीस्ट ग्रुप ने हमला किया था, और यह भी सुना कि तुम्हारी बेटी एक ही दिन में मार्शल लेवल 4 से मार्शल लेवल 7 पर पहुंच गई, जिससे कि वह बीस्ट ग्रुप डर के भाग खड़े हुए। क्या ये सच है? मैं तुम्हारे पास मदद भेजने ही वाला था, लेकिन जब सुना कि सब सही है तो। राजीव हाँ में सिर हिला देते हैं। वैसे भी रंजीत से क्या ही छुपाना, उसे सबकी खबर रहती है और वो इसका एक अच्छा दोस्त भी है। रंजीत कहते हैं, मैंने ये भी सुना कि तुम्हारी बेटी को कोई खजाना मिल गया है जिससे वो ऐसा कर पाए। राजीव चाय की चुस्की लेते हुए कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, हाँ ऐसा कह सकते हो। रंजीत के आंखों में ये सुनकर चमक आ जाती है। वो भी उस खजाने को देखना चाहते थे। वो कहते थे, क्या तुम मुझे वह दिखाओगे?
राजीव कहते हैं, उसे हम खजाना नहीं कह सकते हैं, वो खजाने से भी कहीं ऊपर है, पर मैं तुम्हें वो अभी नहीं दिखा सकता हूँ। रंजीत का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजीव अब रंजीत को अक्षत के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर तो रंजीत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो राजीव को जानते थे कि राजीव ऐसे ही किसी की इतनी बात नहीं करता है, जरूर कुछ बात है। वो कहते हैं, एक महान कल्टीवेटर मेरे आसपास के एरिया में रह रहे हैं और मुझे पता तक नहीं है। अब तो मुझे भी उनसे मिलना है। एडमिशन का काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? राजीव कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। रंजीत कहते हैं, तो फिर हम कल चल रहे हैं। राजीव कहते हैं, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं वामिका को तुम्हारे एकेडमी में सीखने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम उसे एडमिशन दे सकते हो? रंजीत कहते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वामिका मेरी भी बेटी है, वो यहाँ आराम से सब कुछ सीख सकती है और इससे कीर्ति को भी एक साथ ही मिल जाएगी। वामिका राजीव से कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रुकने वाली, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। राजीव वामिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो तुम जिद मत करो, मैं तुम्हें पावरफुल बनना देखना चाहता हूँ और तुम स्पीति वैली सेक्ट में अकेले कैसे बढ़ेगी, तुम्हें कौन आगे गाइड करेगा? अब तक तुम मार्शल लेवल 4 पर थी, तब तक तो ठीक था, मैं तुम्हें गाइड कर देता था, पर अब तो तुम मुझसे भी आगे निकल चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम बस उसी पर अटकी रहो। यहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत कुछ जानने और पढ़ने को मिलेगा और तुम्हें अच्छे टीचर से कल्टीवेशन सीखने को मिलेगा, तुम तेजी से तरक्की कर पाओगी। वामिका अब चुप हो जाती है। वैसे इसके पिता जो भी कह रहे थे सब सच ही तो था, और कौन सा पिता अपने बच्चों की तरक्की नहीं चाहेगा। उसके पिता की आंखों में दृढ़ निश्चय था, वो वामिका को एकेडमी में एडमिशन दिलाकर उसे छोड़कर जाएंगे। तभी वहां पर कीर्ति आती है। उसने टेस्ट का पहला भाग पूरा कर लिया था, उन सभी को सेलेक्ट कर लिया था जिनकी कल्टीवेशन पावर जागृत थी। वो वहां राजीव को बैठा देख उनसे नमस्ते करती है और वामिका को देखकर मुस्कुरा देती है। वामिका भी उसे देखकर मुस्कुराती है। कीर्ति अपने पिता रंजीत को टेस्ट की सारी रिपोर्ट देती है और यह भी बताती है कि एक शक्ति स्टोन टूट गया था जबकि उसकी अभी उम्र नहीं हुई थी। ये सुनकर वामिका को भी याद आता है कि उसका भी शक्ति स्टोन धूल बन गया था, लेकिन उसे यह पता था कि यह अक्षत की वजह से हुआ था और यहाँ पर अक्षत से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा वामिका सोच रही थी। उसे थोड़ी पता था कि अक्षत यहाँ टेस्ट देने आया था, पर कीर्ति को नहीं पता था कि उसकी शक्ति स्टोन कैसे टूट गया। उसका तो अक्षत पर एक बार भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसने तो देखा था कि अक्षत की कल्टीवेशन 0 थी, तो उस पर ध्यान भी कैसे जाएगा उसका। रंजीत को सोचते हैं और फिर कहते हैं, अरे तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा तुम वामिका को लेकर जाओ, थोड़ी एकेडमी की सैर करा दो, वैसे भी अब से वो भी यहीं रहने वाली है। कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो वामिका से कहती है, क्या सच में अब से तुम यहीं हमारे साथ रहोगी? वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सिस्टर, मैं अब से यहीं एकेडमी में सब कुछ सीखूंगी और तुम मेरी मदद करना। कीर्ति हाँ में सिर हिलाकर वामिका को साथ लेकर बाहर चली जाती है। रंजीत कहते हैं, आखिर बात क्या है? मैंने जब बहुत पहले कहा था कि वामिका को एकेडमी में भेज दो, तब तो तुमने ऐसा नहीं किया था, और जो रीजन तुमने वामिका से कहा सिर्फ वो भी नहीं हो सकता है। राजीव कहते हैं, तुम जानते ही हो कि चारों ओर अफवाह फैल गई है कि स्पीति वैली सेक्ट को कोई खजाना मिला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कल यहाँ जब मैं आने वाला था तभी एक कोई अनजान आदमी ने सीगल बीस्ट के साथ सेक्ट पर हमला कर दिया था। वो मार्शल लेवल 9 पर था और उसका तो सेक्ट में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सीनियर ने ये टूथपिक दिया था, नहीं तो हमारा सेक्ट ही खत्म हो जाता। इतना कहकर वो टूथपिक बाहर निकाल लेते हैं। रंजीत को पहले वो टूथपिक बस नॉर्मल सी लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनके मुंह से निकला, क्या क्या ये हाई ग्रेड की हथियार है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? राजीव उसे रंजीत को देखने के लिए दे देते हैं। रंजीत कहते हैं, क्या ये हथियार तुम्हें वही एक्सपर्ट ने दिया था? राजीव कहते हैं, हाँ ऐसा ही समझो, उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया था तो मैंने इसे कचरे से उठा लिया। ये सुनकर तो रंजीत लड़खड़ा कर गिर ही गए थे। आखिर उन्हें इतना बड़ा शौक जो लगा था, अरे इतने बहुमूल्य हथियार को कोई कैसे कचरे में फेंक सकता है? वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर राजीव को देख रहे थे। राजीव उसे ऐसे देखते देख कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। रंजीत अपने आप को संभाल लेते हैं, आखिर वो इतने बड़े एकेडमी के प्रिंसिपल जो ठहरे। राजीव आगे कहते हैं, मैं वामिका को खतरे में नहीं डालना चाहता और अगर मैं उसे तुम्हारे पास भेजता तो वो ऐसे कभी नहीं मानती, इसलिए ही कुछ पढ़ने और सीखने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास उसे छोड़ रहा हूँ। रंजीत टूथपिक को राजीव को देते हुए कहते हैं, मैं समझ गया, तुमने तो शादी भी नहीं की, तुम्हारे लिए एक बेटी को पालना कितना मुश्किल रहा होगा। राजीव कहते हैं, हाँ तुम तो जानते ही हो कि मैं अभी तक कुंवारा ही हूँ, मैं तो कभी किसी महिला के पास भी नहीं गया। रंजीत उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हाँ जानता हूँ, वामिका को माँ का प्यार भी देना कितना मुश्किल रहा होगा।
वैसे वामिका राजीव की सगी बेटी नहीं थी। राजीव तो अब तक पूर्ण रूप से कुंवारे ही थे। वो तो आज तक किसी महिला के पास भी नहीं गए। इससे पीछे क्या कारण था? ये तो सेक्ट लीडर राजीव को ही पता था। इसके पीछे हो सकता था कि कोई बड़ा कारण हो। वो अपनी जवानी में थे, वो स्पीति वैली के जंगल में गए थे। वो अभी हाल ही में अपने पिता के गुजर जाने के बाद सेक्ट लीडर बने थे। उन्हें वहां स्पीति वैली के जंगल में प्रैक्टिस करने के दौरान ही वामिका मिली थी। वो मात्र 2-3 महीने की एक नवजात बच्ची थी जब उन्हें मिली थी। उसे देख उनका दिल दया भाव से भर गया था। यहाँ इस बड़े से जंगल में एक छोटी नन्ही बच्ची का उन्हें मिलना, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था। कौन ऐसा उम्मीद करता है कि उसे जंगल में एक नन्ही से जान मिल जाए? वो बहुत ही प्यारी थी। वो उन्हें देखकर हंस रही थी, जिससे तो उनको एक अलग ही अनुभूति हो रही थी जिसे उन्होंने आज तक महसूस नहीं किया था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि एक नवजात बच्चे को कोई माता पिता ऐसे कैसे खतरनाक बीस्ट से भरे जंगल में छोड़कर जा सकते हैं। क्या उन्हें ये करते हुए अपने बच्चे पर थोड़ा सा भी दया नहीं आया? उनके हाथ नहीं कान पे इस छोटी बच्ची को ऐसे यहाँ छोड़ते हुए उन्होंने उसके माँ बाप का 2 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उन्हें इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि इन 2 दिनों में इस बच्ची ने एक बार भी नहीं रोया, और वो उसके शरीर से निकल रहे एनर्जी को महसूस जब करते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा और हैरानी भी हुई। वो 2-3 महीने की लड़की मार्शल लेवल 1 पर थी, जो कि आज तक उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि कोई इतना छोटा होते हुए भी मार्शल लेवल 1 पर हो। वो उसे लेकर सैक चले आए और उसका नाम उन्होंने वामिका रख दिया और फिर उसकी देखभाल करना शुरू किया। वो बिल्कुल किसी पिता की तरह उसका ख्याल रखते थे। सभी को यही लग रहा था कि वो राजीव की ही बेटी है, क्योंकि वो वामिका को प्यार ही उतना दे रहे थे। वैसे वामिका को ये बात आज तक नहीं पता है कि राजीव उसके असली पिता हैं ही नहीं। ये बात सिर्फ राजीव और रंजीत के बीच ही है। वामिका ने अपनी माँ के बारे में जब भी राजीव से पूछा तो वो यही कह देते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते वक्त ही मर गई थी। वो जब और किसी से पूछती तो वो उसको कोई बहाना मार देते थे, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि राजीव की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी जिससे कि वामिका पैदा हुई है, तो वो इस पर बात करने से डरते थे। प्रेजेंट टाइम। राजीव सामने देखते हुए कहते हैं, मुझे भरोसा है वो यहाँ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और तेजी से पावरफुल बनेगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि किसी दिन तो उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। और अगर वामिका को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? रंजीत कहते हैं, वैसे तुम्हारी उम्मीद रखना तो ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर उन्हें वामिका की चिंता होती तो वो कब के आ चुके होते। राजीव कहते हैं, हाँ तुम्हारी बातों में तो दम है, मुझे उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अपने पिता का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। मैं वामिका को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। राजीव आगे कहते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वामिका का ध्यान रखना, वो अभी छोटी है, देश दुनिया की समझ अभी उसमें नहीं है। रंजीत कहते हैं, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, और रही बात वामिका की तो वो यहाँ सुरक्षित है। यूज मेरे रहते कुछ नहीं होगा, वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। राजीव कहते हैं, इस पर ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों अब चाय की चुस्की लेने लगते हैं। इधर अक्षत तो आराम से छांव में सो रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और लार टपक रहा था। वो अपने सपने में था। वो देख रहा था कि वो गोवा के एक बीच पर समुद्र के किनारे बैठा है और उसके अगल बगल 2 लड़कियां उसको सनस्क्रीन लगा रही थीं। वो अब उन दोनों की तरफ देखता है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है। दोनों ही लड़कियों ने 2 पीस स्विमसूट पहन रखा था। ये दोनों लड़कियां एक वाणी थी और एक वामिका। अक्षत के चेहरे पर थर की स्माइल थी। उसके मुंह से निकलता है, वाव, मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया। ये कितना मजेदार है और कितना सुंदर भी। वो दोनों ही स्विमसूट में काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। उनकी बॉडी उसमें काफी उभर कर आ रही थी और जब वो अक्षत को टच करती तो अक्षत के बॉडी में कर्ट सा दौड़ जाता। उनके मुलायम हाथ ऐसा होने को मजबूर कर देती थी। अब अक्षत वाणी को किस करने के लिए अपने चेहरे को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। वाणी भी आंखें बंद कर देती है। वो भी धीरे धीरे अपनी होठों को अक्षत के होठों के करीब लाने लगती है कि तभी अचानक कुछ जोरदार गिरने की आवाज के कारण अक्षत चौंक कर उठ जाता है और उसके सीने से लिपटी श्वेता तो उछलकर दूर गिरती है। श्वेता भी सो गई थी। वो अब अपने मास्टर को ऐसे अचानक से उठा देख घूरने लगती है। अक्षत आसपास देखता है तो उसे समझ आता है कि यह कोई गोवा का बीच नहीं है। वो तो इस दुनिया के एक जंगल में है और वो जो भी देख रहा था वो सब तो उसका सिर्फ सपना था। अक्षत गुस्से से बड़बड़ाता है, आखिर किस साले की हिम्मत हो गई मुझे डिस्टर्ब करने की? अरे यार, कम से कम एक किस तो होने दिया होता। एक तो असल जिंदगी में किसी लड़की को किस नहीं कर पाया, कम से कम अपने सपने में ही करने देते यार। मेरा तो सपने में भी कोई किस नहीं होने देता। अक्षत का चेहरा गिर गया था। अक्षत काफी दुखी हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे से उसकी टॉफी छीन लेने पर होता है। अक्षत तो बेचारा सिंगल, अब उसे भी किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत थी जो उसे प्यार करें और वो भी उसे प्यार करें। लेकिन अभी भी बेचारा सिंगल था। उसकी गर्लफ्रेंड वाणी बनने वाली थी कि वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो बेचारा सपने में ही किस करके अपने आप को संतुष्टि दिला रहा था।
लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है उसे, तो उसे गुस्सा लगा तो स्वाभाविक था, सच में नहीं तो सपने में होने देते, इससे किसी का क्या ही बिगड़ जाता। उसका दर्द तो सिर्फ सिंगल लड़के ही समझ सकते थे, जो एक किस के लिए काफी दिनों से भूखे हों। वो मुंह से निकले लार को साफ करता है और इधर उधर देखता है। जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो बड़बड़ाता है, लगता है कि यह सिर्फ ऐसे ही था, कुछ भी नहीं हुआ, फालतू में ही मेरा इतना कीमती सपना बेकार हो गया। श्वेता को कुछ महसूस होता है, उसे यहाँ के एनर्जी में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। तभी उसे किसी की खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। वो तुरंत ही सावधान हो जाती है। वो धीरे से कहती है, संत लेवल 8 का कोई कल्टीवेटर है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो मास्टर को परेशान करने तो नहीं आया है? श्वेता को वो एनर्जी धीरे धीरे और ज़्यादा महसूस होती जा रही थी। इसका मतलब था कि वो पास आते जा रहा है। श्वेता बड़बड़ाती है, संत लेवल 8 हुआ तो क्या हुआ? मेरे आगे तो वो कुछ भी नहीं है। संत लेवल 8 में कल्टीवेटर की पावर इतनी हो जाती है कि वो नागपुर जैसे एक बड़े देश को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। इसलिए श्वेता थोड़ा हैरान थी कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ क्या कर रहा है। वो अब तैयार थी, अब कुछ होता है तो वो संभाल सके, लेकिन तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो इस एनर्जी को महसूस करके शॉक हो गई थी। उससे मुंह से निकलता है, शैडो क्लैन का मेंबर। शैडो क्लैन शेव कॉन्टिनेंट के पावरफुल क्लैन और वंश में से एक, यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर है। शैडो क्लैन के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनके चारों ओर घूम रही उनकी काली एनर्जी, जिसकी मदद से वो चाहे जहां बैटल में पहुंच जाते हैं। वो कब अपने दुश्मन के पीछे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब धुंध बनकर गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। बीस्ट ग्रुप के राजा खटक सियांग बीस्ट को भड़काने वाला उसका सीनियर जो था, जिसका नाम धुंधकारी था, वो भी शैडो क्लैन से ही है। श्वेता को इससे डर नहीं लग रहा था कि वो संत लेवल 8 पर है। उसे डर इस बात का था कि शैडो क्लैन वाले अपनी परछाई का यूज करते हैं। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो असली व्यक्ति से लड़ रही है या फिर परछाई से, और वो उसकी पावर देखकर भाग जाएगा और जाकर शैडो क्लैन को बता देगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शैडो क्लैन वाले अपना बदला लेने के लिए एंशिएंट स्पाइडर क्लैन पर हमला कर देंगे, जिससे कि उसके क्लैन वाले खत्म हो सकते हैं। श्वेता तो इसी क्लैन से है और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। भले ही उसके 20 भाई बहन हो और उसकी कोई इतना केयर न करता हो, लेकिन उसे हमेशा अपने क्लैन से सम्मान और प्यार मिला था, और वो है तो उसके अपने ही। तो वो अपने एक गलती के कारण कैसे अपने पूरे क्लैन को खत्म होने दे सकती है? शैडो क्लैन उसके एंशिएंट स्पाइडर क्लैन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अक्षत ने तो फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अब फिर से उस सपने को देखना चाहता था, लेकिन अब तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसका इतना ज़्यादा कीमती सपना जो बर्बाद हो गया था। लेकिन तभी उसे हल्की सी दर्द भरी कहरने की आवाज़ आती है। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। श्वेता सोचती है, क्या मास्टर खुद कुछ करने वाले हैं? अक्षत अब इधर उधर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे हवा में एक ठंडक महसूस होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हवा बर्फीले इलाके से आ रही हो। वो सोचता है, अरे ये क्या क्या यहाँ आसपास ओले पड़ रहे हैं? जो इतनी ठंडी हवाएं हैं यहाँ पर। वो और आगे बढ़ता है तो ये ठंडक बढ़ते ही जा रही थी। वो जब और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कई पेड़ पौधे तो जम गए थे। उसकी नज़र तभी वहाँ नीचे एक लड़की पर पड़ी, जो जहाँ पड़ी हुई थी उसके आसपास की 2 मीटर जगह पूरी बर्फ से जम गई थी। ये देखकर तो अक्षत बड़बड़ाता है, क्या इस लड़की को इतनी गर्मी लग रही है कि ये यहाँ ऐसे बर्फ पर लेटी है? अक्षत ने अपने दुनिया में देखा था कि जब लोग गर्मियों में परेशान हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे ही बर्फ पर लेट जाते हैं और फिर उसका रील भी बनाते हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए। पर इसे देखकर अक्षत को नहीं लग रहा था कि ये ऐसा कुछ कर रही होगी। आखिर यहाँ कोई मोबाइल फ़ोन और कैमरा थोड़ी है। तभी वो ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस लड़की की होठों के बगल से खून आ रहा था और उसकी हालत ऐसी हो रखी थी कि मानो वो बहुत ही घायल हो। वो तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि हाँ, ये लड़की सच में घायल थी, और तो और उसकी कहीं कहीं हाथ और पर जम भी गए थे। अक्षत उससे कहता है, हेलो मिस, अपनी आंखें खोलिए, क्या हुआ है आपको? वो लड़की हल्की सी आंखें खोलती है। उसे अक्षत धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो बड़बड़ाती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। अक्षत तो उसे फिर से जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अरे मिस, मैं आपको कैसे और किससे बचा लूँ? लेकिन शायद वो लड़की अब बेहोश हो चुकी थी। उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। अक्षत तो उसके हाथ को रगड़ने लगता है ताकि उसे इस ठंडक से बचाकर गर्मी लाया जा सके। अक्षत काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उस लड़की को हाथ रगड़कर थोड़ा गर्मी दी जाए, पर अक्षत के इतने मेहनत करने के बाद भी कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। इधर श्वेता जो यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मास्टर आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई सीक्रेट टेक्निक है? उसे उस व्यक्ति की एनर्जी और भी ज़्यादा महसूस होती जा रही थी जो शैडो क्लैन से यहाँ आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अगर कुछ करेगी तो उसके ही फैमिली और क्लैन वालों पर खतरा आ जाएगा, नहीं करेगी तो मास्टर डिस्टर्ब होंगे।
अक्षत को अब अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है, भला बर्फ पर लेटे पसंद को कैसे गर्म किया जा सकता है। वो उस लड़की को उठाता है और एक दूसरी साफ जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन वो जैसे जैसे चल रहा था, उस लड़की की एनर्जी के कारण उसके पीछे पीछे बर्फ जमती जा रही थी, पर अक्षत का इस पर ध्यान नहीं था। उसका तो ध्यान उस लड़की को बचाने पर था। वो उसे एक पेड़ के नीचे लेटा देता है, लेकिन तभी वो जमीन पूरा बर्फ से जम जाती है, उसके आसपास के छोटे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब कुछ। ये देखकर अक्षत शॉक हो जाता है, उसके मुंह से निकलता है, क्या ये वही है? ये होना तो लगभग नामुमकिन है। वो ईशानी के बारे में सोचता है तो बड़बड़ाता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। सेंसिटिव आइज बॉडी। मास्टर भूमि ने एक बार बताया था कि कुछ लोगों का शरीर विशेष होता है, उनमें से एक ये बॉडी टाइप है। सेंसिटिव आइज बॉडी। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही स्पेशल होती है। ये लोग करोड़ों में क्या अरबों में एक कहा जाए तो भी ज़्यादा ही है। ऐसा कह सकते हैं कि उनको ईश्वर की तरफ से ये दिया गया गिफ्ट होता है। स्पेशल बॉडी टाइप वाले बहुत ही रेयर होते हैं, कई 100 सालों में एक दो ही मिल जाते हैं जो स्पेशल बॉडी टाइप के हों। स्पेशल बॉडी टाइप जितनी स्पेशल होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। स्पेशल बॉडी टाइप वाले अगर अपनी बॉडी पर कंट्रोल न कर पाए तो इससे उन्हें ही चोट पहुंचने लगता है, और साथ ही में अपने आसपास के लोगों को भी चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी जागृत हो जाए और पूरा कंट्रोल में हो तो ये कल्टीवेटर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। यह उनकी पावर को कई 100 गुना बढ़ा देता है, और ऊपर से उनकी बॉडी एक विशेषता अलग से भी होती ही है। इसकी मदद से वो कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। उन्हीं स्पेशल बॉडी में से एक होती है सेंसिटिव आइज बॉडी। इस प्रकार की बॉडी अक्सर लड़कियों के पास होती है। उनकी एनर्जी में आइस की पावर होती है जो किसी को भी जमा सकती है। जब यह उनके पूरे कंट्रोल में होता है तो 100 किलोमीटर एरिया तक को जमा सकता है। इस बॉडी टाइप की कमी यह है कि यह जिस किसी भी के पास होती है, जैसे अगर यह किसी लड़की के पास है तो उसकी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा कर रखती है, जिससे कि उनकी एनर्जी में बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसलिए ये अपनी बॉडी पर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाती है, और ऐसे ही अगर ये लड़के के पास है तो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ा कर रखती है। इस लड़की का यही हाल था, उसकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई थी और ऊपर से उसकी सेंसिटिव आइज बॉडी ढंग से जागृत नहीं थी, जिसके कारण ही उसकी एनर्जी ऐसे ही बाहर बह रही थी और सब कुछ जमा रही थी। इस लड़की को अभी अपने बॉडी पर ढंग से कंट्रोल करना नहीं आया था। यही कारण था कि उसके एनर्जी के कारण उसके आसपास 2 मीटर एरिया की बर्फ से जम जा रहा था। अक्षत अब गहराई से सोचने लगता है। वो इस बॉडी टाइप के बारे में जितनी जानकारी थी वो सब अपने दिमाग में खंगालने लगता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उसके मास्टर ने बस कुछ बातें ही बताई थी। अक्षत अब सोचता है इस समय जो जरूरी है वो है इसके चोट को ठीक करना। वो अब सोचने लगता है कि इसे किस टाइप की मेडिसिन को वो दे सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी है, तो वो ऐसे हर्ब्स नहीं दे सकता जिनकी नेचर ठंडा हो, नहीं तो वो तो और जमकर कुल्फी बन जाएगी। इधर बेचारी श्वेता जो उस लड़की के एनर्जी के कारण जमने लगती है, पर अक्षत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। अक्षत जल्दी से कुछ पिल अपने पास से निकालता है और वो आसपास देखने लगता है कि उसे कुछ ऐसी हर्ब मिल जाए जो वो ले सके। तभी उसकी नज़र एक जलती सूर्य डंडी फूल पर पड़ती है। एक हर्ब का नेचर गर्म होता है। वो बिना देर किए झट से उसे उखाड़ लेता है और फिर उसे अपने पिल के साथ मिक्स करने लगता है। वो फिर एक नया पिल तैयार करके उस लड़की को खिलाने लगता है। वो थैंक्स करता है कि उसे ये हर्ब यहीं पास में मिल गया। उस लड़की ने अपने मुंह को टाइटली बंद किया हुआ था। अक्षत को किसी लड़की का ऐसे मुंह खोलने अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने ऐसे किसी लड़की के गाल को प्रेस करके मुंह नहीं खोला था। उसने आज ही अंजलि को पिल खिलाई थी, पर उसने ऐसे अपने मुंह को टाइटली बंद नहीं किया था। पर इस वक्त उसे जो जरूरी था वो उसे करना था। वो उस पिल को उसके मुंह में डाल देता है। उसके मुंह में वह पिल जाते ही अपना असर दिखाना शुरू करती है। उसके शरीर में अब गर्मी का एहसास हो रहा था। इधर श्वेता जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उस लड़की की एनर्जी ने श्वेता पर थोड़ा प्रभाव डाल दिया था। उसकी एनर्जी की ठंडक श्वेता के शरीर में पहुंच गई थी। वो बड़बड़ाती है, ये किसी जहर से कम नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह मेरे शरीर में फैल रही है। वो उस आइस एनर्जी को बाहर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अगर यह एनर्जी उसके दिल तक पहुंच गई तो वो तो जम ही जाएगी। वैसे भी ये उसके नाड़ियों को जमा ही रहा था। श्वेता के मुंह से निकलता है, सच में ये स्पेशल बॉडी टाइप वाले बड़े ही खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि इनकी एनर्जी का छोटा सा कण भी। तभी एक काफ़ी डरावनी आवाज़ आती है, तुम क्या उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? अक्षत इस आवाज़ से चौंक जाता है। वो गुस्से से कहता है, अबे कौन है बे, जो साला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ? वो जैसे ही यह कहते हुए पीछे मुड़ता है तो बाकी की बातें तो उसके मुंह में ही अटक जाती है। सामने हवा में एक काली धुंध में काले कपड़े में काफ़ी डरावना दिख रहा आदमी था, जिसका चेहरा भी ढका हुआ था। अक्षत अगर इस दुनिया के बारे में न जान रहा होता तो उसे ये भूत ही लगता। आखिर वो दिख भी तो ऐसे ही रहा था। अक्षत की तो अब फट रही थी। वो हकलाते हुए कहता है, तुम कौन हो? अक्षत अपने डॉक्टरी के काम में इतना बिजी था कि उसे यह आवाज़ सुनकर गुस्सा आ गया था, पर उसे क्या पता था कि यह किसी बड़े कल्टीवेटर की आवाज़ है।
अक्षत कहता है, सॉरी सॉरी, गलती से जबान फिसल गया। श्वेता जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम क्या करें। फिर उसने सोचा कि वो कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ मास्टर को देखेगी कि मास्टर क्या करते हैं। वो शैडो कल्टीवेटर कहता है, एक मामूली इंसान की यह औकात कि वो मुझसे ऐसी बात करेगा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मुझे इस लड़की से निपटना है। लड़की का सुनकर तो अक्षत उस लड़की की तरफ देखने लगता है, उसे उस लड़की की आवाज़ उसके मन में फिर से सुनाई देती है, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। यही आवाज़ अक्षत के दिमाग में गूंजने लगी थी। वो सोचता है, मैं इस लड़की को नहीं बचा सकता हूँ, यह मेरे पावर से बाहर है, मेरे बस में सिर्फ तुम्हारा इलाज करना था, वो मैंने लगभग कर ही दिया है, अब तुम्हें बचाना मेरे बस का नहीं है। एक कल्टीवेटर से लड़ना मेरे जैसे मामूली इंसान की बस की बात नहीं है, मैं तो उसके आगे बस चींटी मात्र हूँ, मुझे तो वो जब चाहे तब कुचल देखा। अक्षत उसके चेहरे को देखने लगता है, उसने अब तक इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया था। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके हल्के गुलाबी होंठ तो बहुत ही सुंदर थे। उसने पूरा सफ़ेद रंग का ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वह किसी आइस क्वीन की तरह लग रही थी, जो आराम फरमा रही हो। अक्षत का चेहरा तो हल्का हल्का उसकी खूबसूरती देखकर लाल हो रख गया था, उसका दिल भी काफ़ी तेजी से धक धक करने लगा था। वो अपने आप को समझाता है, अरे अक्षत, तेरा दिल कैसे हर किसी खूबसूरत लड़की को देखकर धड़कने लगता है? तेरा दिल सिर्फ और सिर्फ मिस वाणी, मिस वामिका और मिस कीर्ति के लिए ही धड़कना चाहिए। अक्षत तो अब और भी कंफ्यूज, उसका दिमाग ये क्या उससे कह रहा है। पर अब तो अक्षत के दिमाग ने खुरापात सोचना शुरू कर दिया था कि अगर वो इस लड़की को बचा लेगा तो ये लड़की जरूर उसके प्यार में गिर जाएगी, और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसके बाद मजे ही मजे। उसकी मुंह से आवाज़, हंसने की हल्की आवाज़ आती है, ही। लेकिन तभी उसका ये सपना टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसके सामने तो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, जो शायद संत लेवल पर है, तभी तो वो हवा में उड़ पा रहा है। अक्षत तब अपना सिर हिलाता है। वो शैडो कल्टीवेटर उसे ऐसे खड़ा देख, सिर हिलाता देख समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसे तो मुझसे झुक झुक कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी और अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। अक्षत उस लड़की के कमर पर एक तलवार देखता है, वो उस तलवार को निकाल कर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी सैनिक की तरह, एकदम से सावधान, लड़ने के लिए तैयार। वो बड़बड़ता है, तुम जैसी खूबसूरत नहीं, तुम जैसी हॉट, अरे नहीं, मुझे क्या बोलना चाहिए, हाँ तुम जैसी परेशान लड़की की मदद अक्षत जरूर करेगा। उसके मन में चल रहा था कि तुम जैसी खूबसूरत आइस क्वीन के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, वैसे भी एक बार तो ऐसे ही मर चुका हूँ। वो अब अपने अंदर हिम्मत लाते हुए उस तलवार को आगे करके कहता है, ओए तुम मेरे रहते इस लड़की को छू भी नहीं सकते हो। उस लड़की को यह आवाज़ सुनाई देती, वो हल्के से अपनी आंखें खोलती, उसे सामने कोई हैंडसम लड़का तलवार लिए खड़ा दिखाई दिया, जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। वो शैडो कल्टीवेटर तो अक्षत को ऐसे देखने लगता है मानो उसने किसी जोकर को देख लिया, मतलब अब एक मामूली इंसान को उससे लड़ने की हिम्मत हो गई है और वो धमकी भी दे रहा है। लेकिन तभी अक्षत की नज़र अपने हाथ में लिए तलवार पर पड़ती है, उस पर क्रैक आ गए थे और वो तुरंत ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अक्षत कंफ्यूज, वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, होरे ये क्या हुआ। अक्षत के उस तलवार को हाथ में लेते ही वो टूटकर बिखर गया। अक्षत तो उसे कंफ्यूज होकर देखते ही रह गया कि आखिर यह ऐसे क्यों टूट गई। क्या ये इतनी कमज़ोर थी? इतने कमज़ोर हथियार से मैं क्या ही लड़ पाऊंगा, इस लड़की को कोई अच्छा मजबूत हथियार नहीं मिला क्या? ऐसा अक्षत सोच रहा था। और वो शैडो कल्टीवेटर देखकर हंसने लगा कि एक टूटी फूटी तलवार से एक मामूली सा इंसान उससे लड़ने चला था। अरे उससे तो उसके बराबर के कल्टीवेटर तक नहीं लड़ सकते हैं। वो शैडो क्लैन से है, जिनकी टेक्निक बहुत ही अलग और पावरफुल होती हैं। शैडो क्लैन के सभी मेंबर ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तभी तो उनसे कई क्लैन और सेक्ट वाले डरते हैं। अक्षत सोचता है, जरूर इस कल्टीवेटर ने ही इस लड़की की तलवार को तोड़ दिया, बेचारी का इतना अच्छा तलवार तोड़ दिया। इसे तो शर्म भी नहीं आ रही है कि किसी लड़की चीज़ों को ऐसी तोड़ते हुए, बेशर्म कहीं का। अगर उस शैडो कल्टीवेटर को पता चलता कि अक्षत उसके बारे में क्या सोचा रहा है, वो तो अपने बाल ही नोच लेता। अरे उसे क्या ज़रूरत है इस मामूली सी तलवार को तोड़ने की, और वो कब बेशर्म हो गया? तुम बेशर्म हो, तुम्हारा पूरा खानदान बेशर्म, ऐसा ही वो जवाब देता। अक्षत सोच रहा था कि उस तलवार के टूटने में सामने हवा में खड़े शैडो कल्टीवेटर का ही हाथ है, लेकिन अक्षत के हाथों में ये तलवार उसके ही कारण टूट गई थी। भला एक नॉर्मल सी तलवार उसके पावर को कैसे झेल पाती? अक्षत पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है। वो सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मेरी पहले से ही फटी पड़ी है, ऊपर से ये तलवार भी टूट गई। मैंने सोचा था कि कम से कम कोई हथियार रहेगा तो शायद कुछ देर तो और जिंदा रह पाऊंगा, पर अब तो लग रहा है कि आज मैं यहीं मरने वाला हूं। ये जिंदगी भी अब जाने वाली है। मेरी तो कोई विश भी पूरी नहीं हुई, कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाया, और किस और शादी की तो बात ही अलग है।
वो उसे लड़की की खूबसूरती देखता है तो उसमें जोश आ जाता है, फिर सोचता तलवार ही तो टूटी है, मेरी हिम्मत थोड़ी टूटी है, अरे गर्लफ्रेंड अगले जन्म में तो पक्का मिल ही जाएगी। इस जन्म में कम से कम किसी खूबसूरत लड़की को प्रोटेक्ट करूंगा तो शायद अगले जन्म में खूबसूरत लड़की ही मिले, अपने जीते जी तो मैं इस लड़की को कुछ नहीं होने देने वाला। अक्षत उस शैडो कल्टीवेटर से कहता है, क्या तुम कुछ देर रुक सकते हो, मैं थोड़ा अपने लिए कुछ ढूंढ लूँ। वो उसकी बात भी नहीं सुनता और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। वो शैडो कल्टीवेटर उसे गुस्से से घूरने लगता है, उसके दिमाग अब गुस्से से जैसे फटने वाला था। वो यहाँ अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने आया था और ये उसे रुकने को कह रहा था। क्या यहाँ कोई खेल चल रहा था कि हथियार टूटने पर अपोनेंट को दूसरे हथियार देने के लिए टाइम दिया जाए? ये खेल नहीं बैटल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो बड़बड़ता है, इस जैसे मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझे ऑर्डर दे रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे मैं शैडो क्लैन से हूँ, डरो मुझसे जैसा कि सभी लोग डरते हैं। हमारे आगे तो अच्छे कल्टीवेटर झुक जाते हैं और ये एक मामूली इंसान इतनी हिम्मत कर रहा है। अब तो ये कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसे मारा जाएगा कि इसकी लाश तक इसके फैमिली वाले नहीं पा सकेंगे। इतना कहकर वो उसके ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डालने लगता है, पर जैसा कि अक्षत से उम्मीद थी, उसे उसके एनर्जी प्रेशर से घंटा फर्क पड़ रहा था। उसे तो कोई प्रेशर ही महसूस नहीं हो रहा था। वो शैडो कल्टीवेटर हैरान हो जाता है, उसे तो अब अपने आप पर ही शक होने लगा कि वो सच में संत लेवल 8 का कल्टीवेटर ही है ना। अगर है तो इस मामूली इंसान पर उसके एनर्जी प्रेशर का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उसके मुंह से निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। अक्षत को तो पता ही नहीं था कि वो किसी को शॉक कर रहा है। वो तो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रही थी। तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे अपनी एक बनाई गई छोटी तलवार मिलती है जो कि उसने लकड़ी का बनाया हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि वो तलवार नहीं खिलौना था जो बच्चों के लिए बनाया गया था। पर अक्षत को इस समय खुशी इस बात की थी कि उसके पास कुछ न होने से तो ये लकड़ी की छोटी तलवार ही ठीक है। वो शैडो कल्टीवेटर तो अक्षत पर एनर्जी प्रेशर लगाकर थक गया था, पर अक्षत उसके ऊपर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। वो अक्षत के हाथ में एक लकड़ी का छोटा तलवार देखता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है। मतलब अब उससे एक लकड़ी के तलवार से लड़ा जाएगा, ये तो इसके पावर पर सीधे तमाचा मारना हुआ। आज उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती इस लड़के के द्वारा हो रही थी। तभी उसे कुछ समझ आता है, वो बड़बड़ता है, इसका मतलब वो लड़की इसको प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस समय वो लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं थी, तो वो अक्षत को क्या ही प्रोटेक्ट करती। वो कहता है, देखता हूं तुम अब कैसे उसे प्रोटेक्ट करती हो। इतना कहकर वो अक्षत की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। जैसा कि शैडो कल्टीवेटर से उम्मीद थी, वो पल भर में ही अक्षत के पास पहुंच गया। वो कुछ कर पाता कि अक्षत ने ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए अपने उस छोटी तलवार को घुमाया। उसे तलवार की पावर कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही उससे टकराई वो धुंध बनकर गायब हो गया। अक्षत को जैसे लगा कि उसके पास अभी अभी कोई था। वो देखने लगता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि लगता है कि यह उसका कोई भ्रम है। वो अब सामने चेहरा करते हुए कहता है, मैं अब तैयार हूँ। पर वो सामने देखता है तो कोई था ही नहीं। अक्षत अपना सिर खुजाने लगता है। वो बड़बड़ता है, अरे ये कहाँ चला गया, अभी अभी तो यहीं था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। तभी वो कांपती आवाज में कहता है, कहीं वो कोई भूत तो नहीं था? अरे मम्मी बचाओ, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। वो डरते डरते अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन जब उसे वो शैडो कल्टीवेटर कहीं भी नहीं दिखा तो वो थोड़ा राहत की सांस लेता है कि वो बच गया। नहीं तो उसकी फटी पड़ी थी। उसने तो सोच लिया था कि आज तो उसकी जान चली ही जाएगी, लेकिन वो अब जिंदा था। वो पावरफुल कल्टीवेटर जा चुका था। अक्षत उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, सच में तुम तो आइस क्वीन ही हो। श्वेता जो शौक में थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने अभी अभी कुछ देखा था कि जब अक्षत ने सिर्फ ऐसे ही तलवार हवा में लहराया था तो टाइम धीमा हो गया था और वो शैडो कल्टीवेटर उसे भगाने तक का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो वो बहुत ही तेज होते हैं। वो झट से यहाँ से भाग जाता और अक्षत की वो छोटी तलवार जैसे ही उस शैडो कल्टीवेटर से टकराई, वो कहीं गायब हो गया। उसका तो कुछ नामो निशान ही नहीं बचा था। वो कहाँ गया इसको तो श्वेता भी नहीं देख पाई, पर इतना तो पता था कि उसे कि वो शैडो कल्टीवेटर भाग नहीं पाया था, क्योंकि वो उसकी कोई परछाई नहीं थी बल्कि उस शैडो कल्टीवेटर की बॉडी थी। और बॉडी सहित कहीं गायब हो जाना यह उसके लिए शौक भरा था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं मास्टर ने उसे स्पेस में तो नहीं भेज दिया। दूसरी तरफ उस शैडो कल्टीवेटर की जैसे ही आंख खुलती है, वो बड़बड़ता है, क्या मैं जिंदा हूं? पर मैं हूं कहाँ? वह आसपास देख रहा था, चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल सन्नाटा और खालीपन के साथ हल्का अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अनंत आकाश में पहुंच गया हो। उसे याद आता है कि कैसे उस लड़के ने हल्के से तलवार घुमाई थी और वो इतना पावरफुल था कि उसके आगे तो कोई संत लेवल 9 का कल्टीवेटर भी 2 टुकड़ों में बच जाता। पर वो अपने आप को जिंदा पाकर खुश था। वो बड़बड़ाता है, वो लड़का सिर्फ मामूली होने का नाटक कर रहा था, मुझे आगे से सावधान रहना चाहिए। वो अब आगे चलने लगता है और समझने की कोशिश करने लगता है कि वो है कहाँ।
काफी देर चलने पर उसे एक चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। वो उसी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब उसे कुछ फील होने लगता है। वो जैसे ही उस चमकते हुए चीज के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसका चेहरा शौक की वजह से ऐसा हो गया था कि मानो उसने भूत देख लिया। उसके मुंह से निकलता है, क्या यह आत्मिक क्षेत्र है? यह नहीं हो सकता है। भला किसी का इतना बड़ा आत्मिक क्षेत्र कैसे हो सकता है? ऐसा तो आत्मज्ञानियों का भी नहीं होता। पर फिर ये क्या है? वो तो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। वो चमकने वाली चीज अक्षत की आत्मा थी। वो ऊपर आंखें बंद करके तैर रही थी। उस शैडो कल्टीवेटर को शौक तो लगना ही था। आज तक उसने इतने बड़े आत्मिक क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। उसे शौक तो इतना लगा था कि उसने कब अपनी जीभ ही काट ली उसे पता तक नहीं चला। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या उसके साथ हो रहा है। लेकिन जल्द ही वो अपने आप को संभाल लेता है। वो एक संत लेवल 8 का कल्टीवेटर है और ऊपर से शैडो क्लैन से है, तो उसे ऐसी सिचुएशन में संभालना आता था। उसके अंदर तो कुटिलता भरी हुई थी। वो अब अपने एक 10 शैडो टेक्निक का यूज करने का सोचता है। 10 शैडो टेक्निक शैडो क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसमें उस कल्टीवेटर के उसके ही जितना पावरफुल 10 परछाइयां बन जाती है जो अपने दुश्मन पर अटैक कर देती है। वो हर एक परछाई को कमांड दे सकता है। ये सोचकर वो अपनी काली एनर्जी से एक खंजर बनाता है। वैसे ही उसके बाकी के परछाई भी करते हैं और फिर एक साथ अक्षत की उस आत्मा पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इस जैसे इंसान को वो जिंदा नहीं छोड़ सकता है। वो बाहर इसे नहीं मार पाया तो क्या हुआ? वो उसे उसके ही आत्मिक क्षेत्र में मार देगा। वैसे किसी के आत्मिक क्षेत्र में ऐसा करना नामुमकिन होता जब आत्मा जगी हुई होती है, पर अक्षत की आत्मा ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ आराम कर रही हो। तो उस शैडो कल्टीवेटर को मौका मिल गया था इसका फायदा उठाने का, और इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता है जब तक कि वो उसके आत्मा को खत्म ना कर दे या फिर अक्षत खुद ही उसे बाहर कर दे। और एक और तरीका था, अगर उसकी भी आत्मिक क्षेत्र अक्षत के आत्मिक क्षेत्र से बड़ी और पावरफुल हो। पर यहाँ उसकी आत्मिक क्षेत्र तो बस 2 मीटर की ही थी, तो वो कैसे यहाँ से निकल सकता था? और अक्षत तो उसे निकलेगा नहीं, तो बचा इसके आत्मा को ही खत्म करने का। वो सभी परछायां और वो शैडो कल्टीवेटर अक्षत की आत्मा के पास पहुंच ही गए थे। वो बस अटैक कराने ही वाले थे कि उसके सारे परछाई जलकर खत्म हो जाते हैं। और एक काफी डरावनी और सख्त आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो शैडो कल्टीवेटर अक्षत की आत्मा को बस खत्म ही करने वाला था कि तभी उसके सभी परछायां जलकर खत्म हो जाती है और उसके ऊपर एक भयानक प्रेशर पड़ने लगता है। वो घुटने पर आ जाता है। एनर्जी प्रेशर तो इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके सभी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। उसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे कि अक्षत की आत्मा तो अब भी आंखें बंद करके ऊपर है। एक आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत, लगता है अपनी औकात भूल गए हो। वो शैडो कल्टीवेटर तो हिल तक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब आटे के जैसे पिस जाएगा। सामने तो अक्षत की आत्मा अभी भी वैसे ही थी, तो ये आवाज कहाँ से आई? वो उस आवाज वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर अपनी पूरी पावर लगाकर उस तरफ मोड़ता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके हाथ पैर अपने आप ही कांप रहे थे। उसकी आंखों से खून आने लगता है। सामने अंधेरे से 2 लाल चमकती आंखें बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस अंधेरे से बाहर आ रहा हो। उसके आसपास बहुत ही खूंखार एनर्जी थी जिसे सामने वाले को लगता कि वो उसे मारकर खत्म ही कर देगा। खूंखार एनर्जी उन लोगों की होती है जो बहुत ही निर्दयी और क्रूर होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा और मारने की इच्छा होती है। एक प्रकार की एनर्जी अगर किसी भी कल्टीवेटर के अंदर चली जाती है तो ये उसके दिमाग को अनियंत्रित कर देती है और वो पागल हो जाता है। इस खूंखार एनर्जी के मामूली इंसान तो मर सकते हैं, ये किसी जहर से कम नहीं होता है। ये बिल्कुल साफ शुद्ध एनर्जी का उल्टा होता है। शैडो कल्टीवेटर के मुंह, आंख, नाक से खून आने लगा था। वो उस खूंखार एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो सामने के नज़ारे को देख रहा था। उसके मुंह से निकलता है, शश। वो और कुछ बोल पाता कि उसकी पूरी बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी धूल बन गई और उसकी सारी एनर्जी अक्षत की आत्मा ने सोख लिया। इसी के साथ वो शैडो कल्टीवेटर का काम खत्म हो चुका था। इधर अक्षत उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा, जैसे उसके शरीर से जो हल्की फुल्की थकान थी वो अब चली गई हो। अक्षत अब फिर से उस लड़की के पास आ गया था और उसे देख रहा था। उसके जमे हुए हाथ पैर अब ठीक थे। उस लड़की के शरीर के अंदर अक्षत की वह पिल उसके आइस एनर्जी से लड़ रही थी। उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी और कुछ बड़बड़ भी रही थी, पर अक्षत को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने कान उसके पास ले जाता है कि तभी वो लड़की उसके गले में अपने हाथों को डाल लेती है और उसे अपने और पास खींचकर उसके होठों पर किस करने लगती है। अक्षत तो उस लड़की के अचानक ऐसा करने से शॉक में चला गया था। उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए थे। उसकी धड़कनें बड़ी नहीं थी, वो तो दौड़ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने आज तक किसी लड़की को ऐसे किस नहीं किया था, तो ऐसा तो उसके साथ होना स्वाभाविक था। उसे मजा भी आ रहा था।
उसे तो अपने चारों ओर रोमांटिक म्यूजिक सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अक्षत के दिमाग में चल रहा था, क्या किसी लड़की के किस करने पर ऐसा फील होता है? ये तो बहुत ही मज़ेदार है, इतना कि मैं इसे अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसके होठ कितने मुलायम हैं, ये कितनी मीठी है, बिल्कुल किसी शहद की तरह। मन तो कर रहा है इसे पूरा पी जाऊं। अक्षत तो आंखें बंद करके उसे पल को एंजॉय करने लगता है। वैसे भी यह उसका पहली बार था, ये उसका फर्स्ट किस था। वो अब अक्षत उस लड़की के बालों में अपना हाथ डाल लिया था और उसे और करीब करते हुए किस करने लगा। उस लड़की के रेशमी बाल और उसका खुशबू अक्षत को तो जैसे और आकर्षित कर रही थी। वो उस लड़की में और भी खोता जा रहा था। दोनों ही पूरे मूड में थे, उन दोनों की टंग एक दूसरे में उलझी हुई थी। अब जब सामने की लड़की की तरफ से मेहनत हो रही हो, तो क्यों अक्षत मेहनत करने से पीछे हटे। वो लड़की अब अक्षत की गोद में थी। अक्षत ने उसे अपने बाहों में भर रखा था और दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। उस लड़की ने अक्षत के होठों को बाइट कर लिया था, जिससे कि ब्लड आ रहा था, पर वो किस करते हुए उसे भी सक कर रही गई। दोनों किसी कपल की तरह लगे हुए थे। अक्षत को तो उस बाइट से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस लड़की ने तो अक्षत के गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया था, जिससे कि अक्षत के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसे गुदगुदी भी लग रही थी। वो भी उस लड़की को गर्दन पर किस करना चाहता था, पर वो लड़की उसके होठों को छोड़े तब न। वो लड़की अक्षत के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगती है। अक्षत को अब समझ नहीं आया कि ये लड़की क्या कर रही है। तभी उसके दिमाग में कुछ पिंच करता है। वो सोचता है, क्या ये मेरे साथ वो सब करना चाहती है, यहाँ ऐसे खुले जंगल में? नहीं, ऐसे तो कोई हमें देख लेगा तो। उस लड़की ने अक्षत के कुछ बूंद ब्लड को पी लिया था। अब अक्षत का ब्लड था, वो उसका असर क्यों ना दिखाता। उसके शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। अक्षत का ब्लड उसके बॉडी में उसकी फेमिनिन एनर्जी को दबाने लगता है और उसकी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करता है। उसकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस में आते ही आसपास की जमीन जो बर्फ से जम गई थी, वो सब सही हो गई थी। तभी उस लड़की को पूरा होश आ जाता है। वो अब तक आधे ही होश में थी। वो क्या कर रही थी उसे पता नहीं था। उसे जब समझ आता है कि वो किसी लड़के को किस कर रही है, तो वो तुरंत ही अक्षत को धक्का देकर दूर है जाती है। अक्षत कंफ्यूज कि इतना रोमांटिक पल था, ये ऐसे दूर क्यों हो गई? अभी तो कुछ देर और ऐसे ही करना था, और अभी तो यूं लड़की इसके कपड़े उतार रही थी। वो अब उस लड़की को देखने लगता है। उस लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो तो अक्षत की तरफ देख तक नहीं पा रही थी। आज तक वो ऐसे किसी लड़के के करीब नहीं गई थी, और आज तो उसने किसी लड़के को किस कर दिया। यह उससे क्या हो गया था? अक्षत का भी तो वही हाल था। वो शर्मा रहा था। कुछ भी हो, वो इतना बोल्ड नहीं था। वो थोड़ा शर्मीला नेचर का था। अकेले होते हुए भले ही यह सब सोच लेता था और बकबक कर लेता था, पर किसी लड़की को सामने देखकर तो उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। उसका दिमाग पूरा खाली हो गया था। वो अब क्या बोले, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। अक्षत कहता है, वो अक्षत इतना ही कर पाया था कि उसके चारों ओर ढेर सारे बर्फ के खंजर आ गए। वो लड़की बिना अक्षत की तरफ देखे ही रहती है। क्या तुम मेरे होश में न होने का फायदा उठा रहे थे? उसकी वो नुकीली खंजर अक्षत के और पास आ गई थी। अब अक्षत और उस नुकीले खंजर में सिर्फ कुछ ही इंच का फासला बचा हुआ था। अक्षत हकलाते हुए कहता है, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपका फायदा नहीं उठा रहा था। ये सब तो आपने ही शुरू किया था, तो फिर मैं भी। वो लड़की कहती है, चुप रहो, मैं उस समय होश में नहीं थी। अक्षत सोचने लगता है, इसका क्या मतलब? ये होश में नहीं थी, पर ये किस तो बहुत ही वाइल्डली कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे होठों को भी बाइट कर लिया है। क्या ये अब अपने किए से पीछे हटना चाहती है? इसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और ऊपर से वो मेरी फर्स्ट किस थी। अब तो इसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा। भला मैं ऐसे कैसे अपनी फर्स्ट किस को किसी अनजान लड़की को दे सकता हूँ? पर अगर ये सच में होश में नहीं थी, तो फिर गलती तो मेरी हुई। अक्षत कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप ये सब अपने पूरे होश में कर रही हैं। अक्षत के दिमाग में चल रहा था, कोई लड़की अगर ऐसे सिंगल लड़के को किस करेगी, तो वो लड़का कैसे मना कर सकता है? वो लड़की अपनी उन बर्फ के खंजर को हटा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, हमारे बीच जो भी हुआ वो सब भूल जाओ और तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अक्षत सोचता है, क्या मैं इसे भूल जाऊं? अरे ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी बात मैं भूल जाऊं? अगर मैं मर भी गया तो मुझे अगले जन्म में भी यह याद रहने वाला है, तो इस जन्म में भूल जाना नामुमकिन है। ये सब कहते हुए उस लड़की का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। ये किस तो वो भी कभी नहीं भूलने वाली थी। ये उसकी भी तो फर्स्ट किस थी। वो अब ये देखना चाहती थी कि जिसने उसकी फर्स्ट किस ली है उसका चेहरा कैसा है। उसने तो अभी तक अक्षत का चेहरा तक ढंग से नहीं देखा था। जब देखा था तब तो वो बेहोश हो गई थी। वो धीरे से अक्षत के चेहरे को और तिरछी आंखों से देखने की कोशिश करने लगती है। वो अक्षत का चेहरा बस पूरा देखना ही वाली थी कि किसी की आवाज़ आती है, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? अक्षत उस आवाज़ की तरफ देखने लगता है तो सामने हवा में एक सफ़ेद कपड़ों में महिला खड़ी थी, जिसका रुआब ही अलग था। उसकी आंखों में जीवन के अनुभव दिख रहे थे। वो यही कोई 25 से 26 साल की दिख रही थी, पर असल में उसकी उम्र 100 साल पार कर चुकी थी।
वो अब हवा से नीचे उतरने लगती हैं। उसके हर पैर के नीचे वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बर्फ बन जा रहे थे, जो उसके लिए सीढ़ी का काम कर रहे थे। वो ऐसे आते हुए किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो लड़की कहती है, टीचर आप आ गईं। वो लड़की अब उस महिला के पास जाने लगती है। अक्षत बड़बड़ता है, क्या बात है, एक और खूबसूरत लेडी का दर्शन हो गया। क्या ये इस लड़की की टीचर हैं? जब स्टूडेंट आइस क्वीन है तो टीचर खूबसूरत तो होंगी ही। वो महिला कहती है, तुम ठीक हो ना? और वो शैडो क्लैन से पीछा कर रहा पसंद कहाँ है? वो लड़की अब याद करने लगती है। उसे हल्का हल्का याद आ रहा था कि कोई उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो अक्षत के कपड़ों को देखती है। वो समझ जाती है कि यही लड़का उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो महिला कहती है, ये लड़का कौन है जो यहाँ तुम्हारे साथ है? वो लड़की कहती है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी और मुझे उस शैडो कल्टीवेटर के बारे में नहीं पता। वो महिला अक्षत को ध्यान से देखने लगती है और फिर एक सांस छोड़ती है। उसे समझ आ गया था कि इस लड़के की बस की नहीं थी कि वो उसके स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सके। उसके मन में चल रहा था कि ये तो एक मामूली इंसान है, ये उस शैडो क्लैन के मेंबर के सामने बस चींटी है। लेकिन फिर भी वो अक्षत के पास जाकर कहती है, क्या आपने ही मेरी स्टूडेंट की जान बचाई है? अक्षत तो अपना सिर खुजाने लगता है। अक्षत को अपनी झूठी तारीफ और क्रेडिट लेना पसंद नहीं था। वो सोचता है, अरे मैंने कहाँ इस लड़की को उस भूत से दिखने वाले आदमी से बचाया है, मेरी तो उससे खुद फटी पड़ी थी। हाँ, लड़ने के लिए तैयार था, पर मैं उससे जीत थोड़ी पाता। अक्षत कहता है, सच कहूँ तो मैंने ऐसा नहीं किया था, भला मेरे जैसा एक मामूली इंसान क्या कर सकता है? वो कल्टीवेटर तो पता नहीं कहाँ भाग गया, हालांकि कि मैं तैयार था। ये सुनकर तो उस महिला और लड़की दोनों का चेहरा ही अजीब हो जाता है। मतलब वो शैडो कल्टीवेटर ही चला गया? अरे हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो इतनी देर से पीछा कर रहा था, वो ऐसे कैसे चला गया? जरूर ये झूठ बोल रहा होगा। दरअसल वो शैडो कल्टीवेटर उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शैडो क्लैन वाले उसे खतरे के तौर पर देख रहे थे और शैडो क्लैन वाले खतरे को मिटाना अच्छे से जानते थे। वो लड़की तो बेचारी अपनी जान बचाते यहाँ तक भाग आए। उसने अपनी पावर का काफ़ी यूज़ किया, अपने सेंसिटिव आइज बॉडी की पावर को भी, तभी तो वो उस संत लेवल 8 के कल्टीवेटर से इतने समय तक बच पाई थी। उसको जैसे ही मौका मिला था तो उसने अपनी टीचर को कॉल टोकन से मैसेज भेज दिया था। अक्षत कहता है, मैंने तो बस उनकी चोट ठीक की थी। वो महिला अपनी स्टूडेंट को देखती है और फिर कहती है, आपका मेरी स्टूडेंट की मदद के लिए शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। माहौल एकदम नॉर्मल हो गया था। अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इसमें आपको शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे हर किसी की मदद करता हूँ। ये बात सुनकर तो उस लड़की के दिमाग में अक्षत के किस करने का सीन चलने लगता है। वो सोचती है, क्या ये ऐसे सबकी मदद करता है? अक्षत उस महिला से कहता है, वैसे आप तो बिल्कुल उनकी बड़ी बहन लगती है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। अक्षत ने आज एक लड़की को किस किया था तो अब उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी, तो वो थोड़ा तो मीठी मीठी बात कर ही सकता था। उसने सोच लिया था कि वो अब अपने में धीरे धीरे बदलाव लाएगा। वो महिला अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनकर ब्लश करने लगती है। वो अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ? अपनी टीचर को ऐसे शर्माते देख तो वो लड़की शौक हो जाती है। आज तक उसने अपनी टीचर को ऐसे शर्माते नहीं देखा था। उसकी टीचर हमेशा से ही बहुत ही कोल्ड बिहेवियर वाली थी। वो तो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। लोग चाहे उनकी कितनी भी प्रशंसा करते हो, पर वो किसी को भाव तक नहीं देती थी। पर वो आज क्या देख रही है, उसकी टीचर शर्मा रही हैं, बस कुछ मीठी मीठी बात सुनकर। आखिर टीचर को हो क्या गया है? क्या इन्हें अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनना इतना पसंद है? पहले पता होता तो वो खुद ही अपने टीचर की खूबसूरती की प्रशंसा कर देती। उसकी टीचर तो अक्षत को शर्माते हुए देख रही थी। वो अपनी टीचर की ऐसी हरकत देख तो उसका तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर कहाँ ठोकर मार ले। उसकी टीचर उसके उम्र के लड़के को लाइन मार रही थी। अक्षत कहता है, हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल अपनी स्टूडेंट से 2-3 साल ही बड़ी दिखती है बस। वो महिला तो अब और भी ज़्यादा शर्माने लगती हैं। वो कहती हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, वैसे मैं अभी जवान ही हूँ, मेरी तो उम्र अभी बस 102 साल ही हुई है। ये सुनकर तो अक्षत के होश ही उड़ गए। क्या ये 102 साल की है और ये जवान है? अरे बुरी हो गई हो तुम, और अगर तुम जवान हो तब तो मैं अभी बच्चा हूँ। अक्षत अपना सिर हिलाता है। वो जानता था कि इस दुनिया में उम्र का कोई औसत नहीं है। कई कल्टीवेटर तो 500 साल और 1000 सालों तक जीते हैं। जो जितना पावरफुल हो जाता है वो उतना ही उम्र तक जीता है। एक ये भी कारण था कि अक्षत कल्टीवेटर बनना चाहता था, क्योंकि तब वो अपनी उम्र बढ़ा सकता था। उसकी दुनिया पृथ्वी पर तो लोगों की औसत उम्र कम होती जा रही थी। लोग मुश्किल से 80 साल तक ही जी पाते थे। पर यहाँ तो अपनी उम्र को सब बढ़ाते जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं। वो महिला अक्षत से काफ़ी खुश थी। वो कहती है, वैसे लड़के तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत कहता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। वो महिला कुछ सोचती है और फिर अक्षत को गले से लगा लेती है। अक्षत तो उसके ऐसा करने से चौंक जाता है। वो अक्षत के पीठ को हल्के से थपथपाती है।
फिर वो महिला उसे एक टोकन देते हुए कहती है, ये हमारे ग्लेशियर कोर्ट वैली का स्पेशल टोकन है, इसे अपने पास रखना, तुम हमारे ग्लेशियर कोर्ट वैली के ऑनरेबल गेस्ट हो। तुम्हारी मदद को हमारा ग्लेशियर कोर्ट वैली कभी नहीं भूल सकती है, तुमने जो मदद की है। अक्षत कहता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने इतनी भी बड़ी मदद नहीं की थी। वो महिला कहती है, यह मैं आपको देना चाहती हूँ तो रख लीजिए। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी स्टूडेंट को लेकर हवा में उड़ जाती है। उस लड़की का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ भूल रही हो। उससे अब तक अक्षत का चेहरा नहीं देखा था। वो अक्षत को देखने के लिए अपना सिर पीछे करती है, लेकिन अक्षत तो अपना सिर नीचे करके उस टोकन को देख रहा था, जो बिल्कुल किसी बर्फ के टुकड़े की तरह था, बिल्कुल पारदर्शी और चमकदार, और उस पर लिखा था ग्लेशियर कोर्ट वैली। वो लड़की तो अपने फर्स्ट किस चुराने वाले का चेहरा अब भी नहीं देख पाती है। वो जैसे ही अपना सिर आगे करती है तो अक्षत उसे जाते हुए देखने लगता है। वह बड़बड़ाता है, ये ट्रिप तो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, ऐसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया है, किसी खूबसूरत लड़की को किस करने का। इतना कहकर वो अपने होठों को छूने लगता है। उसे उस लड़की के उस किस का एहसास होने लगता है। उसके दिल को क्या महसूस हो रहा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। ऐसा उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही अच्छी चीज़ पा गया हो। वो मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, धत तेरी की, अरे अक्षत तू ये गलती कैसे कर सकता है। तुमने तो उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं, कम से कम नाम तो पूछ लेना चाहिए था। ये कितना शर्मनाक बात है, इतना कुछ होने के बाद भी तुझे उस लड़की का नाम तक नहीं पता है। अक्षत का तो चेहरा ही गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ याद आता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, कोई बात नहीं अक्षत, ये तो पता है ना कि वो ग्लेशियर कोर्ट वैली से है, बस और क्या चाहिए। अरे हाँ, याद आया, ग्लेशियर कोर्ट वैली में तो सिर्फ लड़कियां ही हैं, वहाँ ज्वाइन होने के लिए तुम्हें लड़की होना अनिवार्य है, पर मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने देंगे। तभी वो हाथ में लिए गए टोकन को देखता है और कहता है, अब चाबी मेरे पास है तो मैं चिंता किस बात का कर रहा हूँ, एक दिन मैं जरूर वहाँ जाऊँगा, तुम बस इंतजार करना मेरा। मिस वाणी के बाद तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। ये सब देखकर तो जल रहा था कोई बहुत ही। श्वेता, उसका तो मन कर रहा था कि वो उसे लड़की को खत्म कर दे, भला उसके मास्टर को कोई उसके ही सामने ऐसे कैसे किस कर सकता था। वो अपने मास्टर को किसी और का होते नहीं देख पा रही थी। उससे तो वाणी से भी जलन होती थी, लेकिन फिर उसने मान लिया था कि वाणी भी और वो भी दोनों मास्टर की गर्लफ्रेंड बनेंगी। पर अब तो एक और आ गई उसके मास्टर को उससे चुराने के लिए। ये भला उससे कैसे बर्दाश्त होता। वो तो सामने अक्षत था, नहीं तो वो उसको पक्का खत्म कर देती। आखिर जलन होती ही है ऐसी। वैसे उसे बेचारी को पूरा इग्नोर किया गया, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। खैर, अगर उसने अपनी एनर्जी रिलीज किया होता तो सबको पता चल जाता है। अक्षत को घर भी तो शाम होने से पहले पहुंचना था। तभी उसे याद आता है कि वो तो श्वेता को भूल रहा है। वो आसपास देखता है तो श्वेता नीचे पड़ी थी। वो अक्षत से नाराज थी। अक्षत को क्या पता था कि वो नाराज है। वो उसे हाथ में ले लेता है और उसके सिर को अपनी उंगली से सहलाने लगता है तो श्वेता की सारी नाराजगी खत्म हो गई। वो तो बस अब आंखें बंद करके अक्षत के सहलाने का मजा ले रही थी। वो प्यार की भूखी है, उसे प्यार मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ वो लड़की अपने टीचर को देखती है। उसकी टीचर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो कहती है, टीचर आपने उस लड़के को और ऑनरेबल गेस्ट का टोकन क्यों दिया? ऐसे तो आज तक किसी को भी नहीं दिया था, सिर्फ एक छोटी सी मदद के लिए। उसकी टीचर ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड थी और उन्होंने एक ऐसे लड़के को ग्लेशियर कोर्ट वैली का ऑनरेबल गेस्ट का टोकन दे दिया जिसे वो इतने अच्छे से जानती तक नहीं थी। ऑनरेबल गेस्ट का पद ग्लेशियर कोर्ट वैली में हेड के तुरंत नीचे ही होता है, भले ही उसे वो पावर ना मिले पर पोजीशन तो थी। उसकी टीचर कहती है, अरे वो लड़का कितना अच्छा था, उस पर तो मेरा दिल ही आ गया था, इसलिए ही दे दिया। ये सुनकर तो उस लड़की का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। आज उसकी टीचर को हो क्या गया है? वो पहले तो ऐसी नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो टीचर ही नहीं बल्कि कोई और ही है। कहीं टीचर पहले से ही तो ऐसी नहीं थी और सिर्फ कोल्ड और सीरियस होने का दिखावा कर रही थी। वो सोच रही थी। वो उसका ऐसा अजीब चेहरा देख कहती है, क्या तुम नहीं समझी? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? वो लड़की अब अक्षत की किस को याद करने लगती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसकी टीचर कहती है, मेरे कहने का मतलब है क्या वो तुम्हें पावरफुल लगा? वो लड़की कहती है, नहीं, वो तो एक नॉर्मल इंसान था, उसने खुद ही यह कहा था। उसकी टीचर कहती है, यही तो तुम नहीं समझी, उसने अपनी पावर को छुपा कर रखा था। वो लड़की कहती है, पर कैसे? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ, ये स्टोरी आगे के चैप्टर तुरंत जल्दी लाइए, तो मैं आगे चैप्टर आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाकर डालने का कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।